हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला। सभी फ्रेंड्स का यूपीएससी वाला के बुनियाद बहुत बहुत स्वागत है बच्चों, बुनियाद बैच में। और इसमें हम बात करने वाले हैं आज क्लास 11 का पॉलिटी के एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4 एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका। वैसे तो देखिए बच्चों, लास्ट मैंने आपसे कहा था कि कोशिश करेंगे कि मैराथन सेशन में कंप्लीट कर लें, बट जब कॉन्सेप्ट इतने ज्यादा डीप हों और उसमें से प्रश्न आने की जो संभावना है वह बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसे में इनजस्टिस नहीं करेंगे, है ना। और इसमें हम प्रॉपर टाइम देकर ही सारी जो चीजें हैं उसको कवर करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। तो देखिए, वैसे भी पॉलिटी का जो 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 के ये जो दो एनसीईआरटीज हो चुके हैं, इसमें देखिए क्लास 12 का एनसीईआरटी मेंस पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीटी के लिए थोड़ा सा कम है बच्चों। तो इसलिए इसके जस्ट बाद जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है एट वर्क, इसके जस्ट बाद हम शुरू करेंगे आपका या तो ज्योग्राफी या तो पॉलिटी, ठीक, ज्योग्राफी या तो आपका हिस्ट्री। सो पॉलिटी आपका इसके बाद आप खत्म समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्लास को शुरू करने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट एंड व्हाई पढ़ चुके हैं, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन हम पढ़ चुके हैं। अब हम आज बात करेंगे एग्जीक्यूटिव की, लेकिन एग्जीक्यूटिव के पहले आप सभी ने जो आपका चैप्टर 2 था जिसमें राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बच्चों पढ़ाया था, कुछ उसके आंसर्स आपके देखते हैं कि आप सभी ने क्या कमेंट्स में आंसर लिखकर भेजे हैं, ठीक है। तो लास्ट जो आपका क्लास हुआ था, आइए देखते हैं किस किस बच्चे ने आंसर दिया है, ठीक है। मैंने आप सभी से पेंसिल पोर्टल पूछा था, अमित ने लिखा है वेरी गुड, है ना। तो पेंसिल पोर्टल क्या है? इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर, यानी बाल श्रम, बच्चों से जो श्रम कराया जाता है उसको मुक्त करने के लिए, उससे समाज को फ्री करने के लिए, चाइल्ड लेबर से एक तरह से पेंसिल पोर्टल क्या था, मॉनिटरिंग के लिए बनाया गया था, ठीक है। सतीश कुमार आपने आंसर लिखा, यस आई एग्री विद द स्टेटमेंट दैट फंडामेंटल राइट आर नॉट एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड राइट्स। आप सभी से पूछा था लास्ट क्लास में कि क्या जो आपके राइट्स है वह एब्सोल्यूट है ना, या फिर जो फंडामेंटल राइट है क्या वह अनलिमिटेड है या फिर लिमिटेड है। तो आपने काफी अच्छा आंसर लिखा है। और सोमनाथ लाहिड़ी का जो कोट था कि आई फील दैट मैनी दीज फंडामेंटल राइट हैव बीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पुलिस कांस्टेबल, कि एक सिपाही के दृष्टिकोण से जो फंडामेंटल राइट्स है वह बनाए गए हैं। एक क्लॉज में अगर आपको एक आर्टिकल में कोई अधिकार दिया है तो धीरे से उसमें नीचे एक और उपबंध जोड़ दिया गया, एक और सब आर्टिकल जोड़ दिया गया, और वो जो आर्टिकल जो आपको अधिकार दिया गया था उस पर कोई ना कोई प्रतिबंध या रेस्ट्रिक्शन को अप्लाई करता है, ठीक है। हाँ, तो बिल्कुल आपने सही लिखा है। आगे आपने बताया है कि किस तरीके से फंडामेंटल राइट्स, आप अगर एक्सप्रेशन के नाम पे या स्पीच के नाम पे अगर दंगे करवाओ तो वहां पर उसको रोका जा सकता है ना। साथ ही साथ आपने 44 अमेंडमेंट की भी बात की है कि किस तरह से फंडामेंटल राइट जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी था, तो राइट टू प्रॉपर्टी एक तरह से हम कहेंगे फंडामेंटल राइट आपके इंडिविजुअल राइट्स को ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन जब हम डीपीएसपी की बात करेंगे वो ऑल ओवर द इंटायर सोसाइटी के वेल बीइंग के लिए काम करते हैं। और ऐसे में राइट टू प्रॉपर्टी को, इंडिविजुअल जो आपका राइट था जो फंडामेंटल राइट में जोड़ा था, उसको हटा दिया गया। हाँ ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, शैलेश मिश्रा आपने जो आंसर लिखा है ना, ये बहुत अच्छा लिखा है। और सबसे अच्छी बात है शैलेश कि आपने जो ये आर्टिकल 21 को इससे जोड़ा है ना, स्वच्छ वातावरण से, ठीक है, कि स्वच्छ वातावरण का जो अधिकार, जैसे कि हमें जीवन जीने का अधिकार है, स्वच्छ वातावरण में पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट का अधिकार है। और गांधी जी ने क्या कहा था कि अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य को ठीक प्रकार से करता है तो उसको अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। तो दोनों चीजें कैसी है, साथ ही साथ में एक दूसरे की पूरक है। 51 को भी आपने लिखा है, इसमें अच्छी बात है। और साथ ही आपने ये भी लिखा कि अगर हम आर्टिकल 21 स्वच्छ वातावरण, ठीक है, चलिए इतना ही बहुत है। अच्छा लिखा है आपने आंसर, ठीक है। सरोज मोदी आपने लिखा है, आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन दैट इफ द डीपीएसपी इज नॉन जस्टिशिएबल। अगर हम ये कहें कि जो आपकी डीपी फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी है ना, मूल अधिकार और राज्य की नीति के निदेशक तत्व, दोनों पर हम चर्चा कर चुके हैं। हमने जाना था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको इन्फोर्स कराने के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, जुडिशरी के पास जा सकते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बोथ। बट बच्चों, डीपीएसपी को आप इन्फोर्स कराने के लिए नहीं जा सकते ना, है ना। आपका जो पार्ट 4 है जिसमें कि डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। आगे आपने लिखा है कि इफ समवन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन मैन एंड वुमेन बाय गिविंग डिफरेंट सैलरी फॉर सेम वर्क। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि समान कार्य के लिए समान वेतन, है ना, ये किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 39D। आर्टिकल 39 में काफी सारे ऐसे प्रोविजन लिखे हैं जिसमें कि
सब गवर्नमेंट से यह अपेक्षा की गई है या एक्सपेक्ट किया गया है कि आप समाज में इक्वल या जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो प्रयास है वह करेंगे कि एक सोसाइटी जो है वह सही बने। साथ ही साथ देखो आपने लिखा है कि अगर आर्टिकल 31D जो है, ठीक है, अगर इसे कोई कंसीडर नहीं करता तो क्या कोर्ट जा सकते? देखो बच्चों, कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन इक्वल रेम्युनरेशन जो एक्ट बना था ना, समान वेतन अधिनियम आ चुका है, उसके तहत अगर सर्वेक्षण में ये पाया जाता है, जो कमिश्नर्स अपॉइंट किए जाते हैं उस अधिनियम के अंतर्गत इस बात की जांच के लिए कि क्या कोई भी कॉर्पोरेट हाउस या फिर कोई भी जो संस्था है, अगर वह एक समान कार्य के लिए एक पुरुष को ज्यादा वेतन दे रही तो उस पर कम से कम 10,000 का जो फाइन है वह सबसे कम है, वो तो लगाया ही जाएगा। तो आप इसके लिए कोर्ट आप खुद नहीं जा सकते, लेकिन जो एक्ट बना है उसके द्वारा इसका जो पालन है वह सुनिश्चित किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन था सरोज आपका, दैट्स व्हाई मैंने इसको लिया। ठीक है, चलो बाकी आप सभी ने टाइम पास ही किया है, कुछ भी नहीं लिखा है, बाकी भी आंसर लिखा करो भाई। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तब हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव की, और नेक्स्ट क्लास जब मैं आपको पढ़ाऊंगी लेजिस्लेचर, तब इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन के जो क्वेश्चंस हैं वह मैं चेक कर दूंगी। तो बच्चों जो मैंने लिखने दिया है प्लीज लिखो कमेंट में, ठीक है, कमेंट में लिखो। चलो तो आज के लिए हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, और देखो कार्यपालिका में बच्चों हम बात करने वाले हैं कि कार्यपालिका आखिर है क्या। ठीक है, कार्यपालिका जो है आखिर वह है क्या, व्हाट इज एन एग्जीक्यूटिव, एंड इसके जो टाइप्स हैं वह क्या है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर हम टाइप्स की बात करें तो बच्चों 3 तरीके के इसके मुख्य रूप से जो 3 इसके टाइप्स है उस पर हम चर्चा करेंगे, और इसकी क्या विशेषताएं हैं उस पर बात करते हुए किस किस देश में कौन सी प्रणाली लागू की गई है इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कार्यपालिका में हम जानेंगे कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई है लेजिस्लेटिव ने, उसको इंप्लीमेंट कराने के लिए जो मैकेनिज्म है वह कार्यपालिका है। और ऐसे में हर देश में, मतलब अगर हम विभिन्न देशों की बात करें तो सबने अपने यहाँ कार्यपालिका के नाम और काम जो है वह अलग अलग सेट करके रखे हैं। उस आधार पर 3 तरीकों से इसको मुख्य रूप से बांटा गया, पार्लियामेंट्री, सेमी प्रेसिडेंशियल एंड प्रेसिडेंशियल। ठीक है, संसदीय, अर्ध अध्यक्षात्मक एंड अध्यक्षात्मक। तो बेसिकली बच्चों इंडिया में किस चीज को हमने माना है, इंडिया में हमने कौन सी प्रणाली लागू की है, दैट इज संसदीय कार्यपालिका, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव। ठीक है, देखेंगे इसको, ये जो है वह क्या है। आगे हम बात करेंगे इसमें कार्यपालिका में कि किस तरीके से संसदीय कार्यपालिका में 2 जो है वह प्रधान होंगे। ठीक है, 2 मुख्य रूप से, एक तो होगा राष्ट्रपति जो कि स्टेट का हेड होगा, और दूसरा होगा जो गवर्नमेंट का हेड होगा, पीएम। तो यहां पर हम बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्ति, विशेषाधिकार, पावर, पोजीशन एंड डिस्क्रिशनरी पावर। आर्टिकल 74(1) की बात करेंगे कि आर्टिकल 74(1) कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता सलाह के लिए, एड एंड एडवाइस के लिए एक मंत्री परिषद होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जिसका कि जो मेन है, जो मुखिया है वह कौन होगा, पीएम होगा। तो यहां पर हम बात करेंगे पीएम की, ठीक है, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, पीएम की एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। और बच्चों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का साइज क्या है, देखो अगर मैं स्टार लगाना शुरू करूं तो हर एक पॉइंट में लगा सकती हूँ। यहां से क्वेश्चन आ चुका है, यहां से क्वेश्चन आ चुका है, पावर से क्वेश्चन आ चुका है। आप लास्ट टाइम देखेंगे तो नौकरशाही का मेन मतलब क्या है, वहां से क्वेश्चन आ चुका है। ऐसा कोई भी टाइप नहीं है जहां से क्वेश्चन ना हो, आया हो। भारत में संसदीय कार्यपालिका की अगर मैं बात करूं 2015 से लेकर 2020 तक 7 बार इससे प्रश्न आ चुका है, 7 टाइम्स। दिखाऊंगी अभी मैं आपको कुछ डेटा। ठीक है, तो बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करेंगे स्थायी कार्यपालिका, नौकरशाह क्या है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, इसकी बात करेंगे। क्लियर है, साइड हो रही हूं बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो पहले थोड़ी सी कुछ मैं आपको डेटा दिखाती हूं। ठीक है, चलो आओ। तो बच्चों यूपीएससी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर हम देखें, ठीक है, तो देखो ऑब्जर्व थीमेटिक अप्रोच बाय यूपीएससी हियर एंड क्वेश्चन। अगर हम पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की बात करें तो यहां पर कुछ इस तरीके से जो क्वेश्चन है वह पूछे गए। ठीक है, दिख रहा है ना रेड पे, 2013 में, 2015 में, 17 में 2 बार, 20 में, 21 में, और भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने क्वेश्चन ही शामिल किए हैं, उन्हें नहीं लिखा। तो बेसिकली बच्चों हर बार यहां से कुछ ना कुछ जो प्रश्न है वह आया हुआ, सेम टॉपिक से कई प्रश्न आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ठीक है, 13 में आया। बेसिक ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, प्रिंसिपल एंड बेसिक 13-15 में आया। 17 में देखो क्या आया, पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट है इसके क्या एडवांटेज हैं। ठीक है, प्रिंसिपल कैबिनेट गवर्नमेंट ऑल्सो नोन एज द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। 20 में क्वेश्चन आया बेसिक ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो बेसिकली बच्चों वन लाइन एकदम सिंगल। आपको अगर ये लगे कि यूपीएससी बहुत टफ क्वेश्चन पूछता है, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा देती हूँ, ठीक है, और उस क्वेश्चन में है, देखो
ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये 2015 में यूपीएससी ने पूछा था, ठीक है। सेम क्वेश्चन 17 में, सेम 20 में, 21 में आया। 2015 में क्वेश्चन आया, देयर इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज द, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वह इंडिया में है, क्यों? क्योंकि लोकसभा इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, इसलिए क्या संसदीय है। पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या पार्लियामेंट संविधान को अमेंड, संशोधित कर सकती है, इसलिए हम कह देते हैं कि संसदीय व्यवस्था है। राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व, राज्यसभा भंग नहीं होती, क्या, इसलिए हम कह देते हैं कि संसदीय व्यवस्था है। या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, डेफिनेटली बच्चों इसी वजह से, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, कि जो हम आगे मैं इसको समझाऊंगी, अभी केवल आंसर ही समझ लो। अब इसके बाद देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है वह 2021 में आया था, 2021 में, और इसमें क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, वी अडॉप्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल। हमने ब्रिटिश मॉडल से जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसको लिया, लेकिन क्या डिफरेंस है, ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहां क्या डिफरेंस है, इंडिया का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहां क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इसके पहले कई ऐसे पार्लियामेंट्री सिस्टम के कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो हम पढ़ चुके हैं, आओ देखते हैं उसमें से क्या आया। As regards legislation, the British Parliament is supreme और sovereign, ये बात कितनी बार पढ़ चुके हैं हम, है ना। And the power of the Parliament to legislate is limited, जहां पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में सुप्रीम है, सोवरन है वहां की पार्लियामेंट, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। तो क्यों नहीं है, लास्ट हमने इसकी बात की थी। इन इंडिया matters related to the constitutionality, the amendment of an act of the parliament are referred to the constitution bench by the Supreme Court। तो क्या आंसर होगा, क्या ये दोनों जो है इसके आंसर है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, और ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये 2020 में पूछा गया था। आप खुद देखिए क्वेश्चन जो है वह कैसे है, एकदम बस पार्लियामेंट्री सिस्टम लिख दिया, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ये क्या है, वन ऑफ विच, ऑप्शन ए बी सी डी, एक एक लाइन आपको दे दी, ठीक है। All political parties in the parliament are represented in the government. The government is responsible to the parliament and can be removed by it. Definitely. यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस इसलिए दिखा दिए कि अब आगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपको इन्हीं बातों पर फोकस करना है। यकीन मानो क्वेश्चन यहीं से आएगा, बाहर से नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ और है ही नहीं बच्चों इसके बियॉन्ड। अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम हम पढ़ रहे हैं तो उसके जो मेन कीवर्ड्स है जहां से क्वेश्चन आएगा वो यही है इसी क्लास में, इससे बाहर नहीं जाएगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूं, ठीक है। तो बहुत एग्जाम ओरिएंटेड मैं कोशिश करती हूं बच्चों। तो यहां पर देखो कार्यपालिका और ये सारी बातें हम पढ़ने वाले हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, और हमने कुछ यूपीएससी के जो क्वेश्चन है वह देखे, ठीक है, और साथ ही कैसे कैसे क्वेश्चन आए उसके एक अप्रोच हमने देखा। अब हम बात करते हैं व्हाट इज एन एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका जो है वह आखिर है क्या, ठीक है, कार्यपालिका जो है वह आखिर है क्या, इस पर थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं। अच्छा देखो, अभी तक हम इस बात को पढ़ चुके हैं इसके पहले तक कि जब हम डेमोक्रेसी की बात करेंगे बच्चों, तो डेमोक्रेसी में सरकार का कार्य करने के लिए कुछ अंग बने हुए हैं, है ना। तो यहां पर बेसिकली जब हम 3 ऑर्गन्स की अगर हम बात करें, 3 अंगों की अगर हम बात करें, तो एक अंग ऐसा है जो कि, ठीक है, 3 अंगों की हम बात करते हैं अलग अलग। तो यहां पर एक जो इसका ऑर्गन होगा ये परफॉर्म करेगा फंक्शंस को, परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। सेकंड हम देखेंगे कि एक ऐसा ऑर्गन है जो कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा, ठीक है, एक ऐसा फंक्शन, ये तो परफॉर्म करने वाला हो गया जो परफॉर्म कर रहा था। एक और है बच्चों जो कि वेलफेयर के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का काम करेगा, रूल्स एंड जो पॉलिसीज है, जो रेगुलेशंस है, ये इसको बनाने का काम कर रहा है, ठीक है। तो अब हम यहां पर क्या लिख सकते हैं इसकी जगह कि रूल्स और रेगुलेशंस का काम करती है विधायिका, लेजिस्लेटिव काम करेगी, विधायिका काम करेगी, जो कि लॉ मेकिंग करना इसका सबसे पहला काम होगा। फिर हमने लॉ एंड ऑर्डर की जब हम बात करेंगे तो ये काम किसका है, जुडिशरी का है, न्यायपालिका का काम है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है, विधि का शासन समाज में चले, ठीक है। और अगर हम फंक्शंस की बात करें कि आखिर किसका काम होता है इसको लागू कराना बच्चों, बस इसी पार्ट को हमें पढ़ना है, एग्जीक्यूटिव, ठीक है।
कार्यपालिका, जैसा कि कार्यपालिका कार्य से समझ में आ रहा है कि इसको ड्यूटी परफॉर्म करनी है, इसको जो फंक्शंस है उसको लागू कराना है। सो बेसिकली बच्चों ये आपका एग्जीक्यूटिव हो गया। तो हमारे संविधान में क्या ये सारी बातें लिखी हुई है? डेफिनेटली लिखी हुई है ना। तो बच्चों हमारा जो संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं 1, 2 एंड 3, ये सारी व्यवस्थाएं हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा शब्द है ना इसलिए संविधान लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वह संविधान के द्वारा ये सारी चीजें, ड्यूटी जो है सबकी अलग अलग परफॉर्म की गई है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है वह क्या है। क्या येलो दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, चलो ब्लैक से लिख देती हूँ। तो बच्चों जब हम यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है, भारत में जो है वह इस तरीके के कार्यों को करने, एग्जीक्यूटिव के रूप में हमने किस चीज को अपनाया? संसदीय शासन जो व्यवस्था है इसको अपनाया, पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया। एंड बच्चों पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक एग्जीक्यूटिव जो संसदीय व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था में हमने कार्यों को करने के लिए कुछ ऐसा सिस्टम बनाया है कि जो एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव एंड जो लेजिस्लेटिव है, ये दोनों बच्चों एक दूसरे पर निर्भर है, इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव कैसे हैं बच्चों? एक दूसरे पर निर्भर है, ये स्वतंत्र नहीं है एक दूसरे से। ये क्या है बच्चों? इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर निर्भर है। एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एक दूसरे पर निर्भर है, ठीक है। और इसके अलावा देखो बच्चों कि जो लेजिस्लेटिव है ना, जो लेजिस्लेटिव का मतलब कौन है? ऐसे लोग जो एमपीज हैं, जो एमएलएज हैं, ठीक है, जो कि हमारे लिए लॉ मेकिंग का काम कर रहे हैं, तो उसे ही हम विधायिका कह रहे हैं। संसद है, जो राज्यों की विधानसभाएं हैं, उसे ही हम विधायिका कह रहे हैं क्योंकि वह विधान बनाने का काम करती है, ठीक है। तो बच्चों विधायिका को चूंकि लोगों के द्वारा चुना गया है, तो विधायिका ज्यादा पावरफुल होती है, विधायिका के पास ज्यादा अथॉरिटी है। तो जो लेजिस्लेटिव है वह एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है, जो कार्यपालिका है, जो मंत्री मिनिस्टर है, नौकरशाह, उनको कंट्रोल भी करेगी और इनसे कंट्रोल भी होगी, इनसे कंट्रोल करेगी भी और कंट्रोल होगी भी, और इसीलिए इसको इंटरडिपेंडेंट कहा जाता है, एक दूसरे पर ये निर्भर है संसदीय शासनात्मक व्यवस्था में, ठीक है। साथ ही देखो जो लेजिस्लेटिव है बच्चों, आपको याद रखना है, ठीक है, कि जो एग्जीक्यूटिव है, एक और पॉइंट याद रखो कि जो एग्जीक्यूटिव है बच्चों, ये लेजिस्लेटिव के लिए आंसरेबल होगी, अकाउंटेबल होगी, आंसरेबल होगी, अकाउंटेबल होगी, जवाबदेह होगी, ठीक है, फॉर लेजिस्लेचर। बट वाई, एक प्रश्न उठता है क्यों, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है ना? लेजिस्लेटिव क्यों आंसरेबल नहीं है और एग्जीक्यूटिव क्यों आंसरेबल है? कोई क्वेश्चन हो गया अपने आप में, बस पीटी से यही से क्वेश्चन आ जाते हैं। इसका मतलब यह है बच्चों कि लेजिस्लेटिव में वो लोग हैं जिसे कि हमने चुना है, जिसे कि लोगों ने चुना है, और एक डेमोक्रेसी में लोगों का ज्यादा महत्व होता है, उनकी कंसेंट, उनकी सहमति का ज्यादा महत्व होता है। सो दैट्स व्हाई यहां पर जो लोग बैठे हैं इनकी मान्यता ज्यादा है, एग्जीक्यूटिव की मान्यता कम है, और इसीलिए जो एग्जीक्यूटिव है वह लेजिस्लेटिव के लिए अकाउंटेबल होगी और आंसरेबल होगी। क्लियर है? क्लियर हुआ बच्चों? सो बेसिकली जब हम एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे, इसमें कौन कौन आएगा? एग्जीक्यूटिव में आएगा फॉर एग्जांपल पीएम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो नौकरशाह है, जो सिविल सर्वेंट है, सिविल सर्वेंट है, ठीक है। बनना है सिविल सर्वेंट, नहीं बनना है? बनना है ना, तो बस पढ़ो और रिवीजन करते रहो। तो यहां पर बच्चों पीएम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, सिविल सर्वेंट है, ठीक है। सो बेसिकली एग्जीक्यूटिव इज द ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड पॉलिसी। तो यहां पर एग्जीक्यूटिव क्या है कि जो लॉ एंड पॉलिसी को इंप्लीमेंट कराने का काम करेंगे, जो लॉ एंड पॉलिसी को इंप्लीमेंट कराने का काम करेंगे, लागू कराने का काम करेंगे बच्चों, ठीक है। और यही जो हमारा ऑर्गन है, इसको हम कार्यपालिका कहेंगे। आई बात समझ में? और हमने कार्यपालिका के किस स्वरूप को अपनाया? संसदीय व्यवस्था को। और संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका जो है वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। इस पॉइंट को लिख दूं,
वैसे आगे बता दूंगी, ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं बची है। अब चलो हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट हम देखेंगे। अच्छा एक बात ये बताओ कि जब हम ये कहेंगे कि कार्यपालिका इस चीज को जो भी अभी तक लॉ मेकिंग था उन सभी को एग्जीक्यूट कराने का काम कर रही है, उसको परफॉर्म कर रही है उन सभी चीजों को, लेकिन ये बताओ कि क्या हर एक देश में एक जैसी व्यवस्था है? है ना, हर एक देश में, अमेरिका में अलग व्यवस्था है, इंग्लैंड में अलग व्यवस्था है, भूटान में अलग व्यवस्था है, जापान, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, सब में अलग अलग व्यवस्था है, इंडिया में अलग व्यवस्था है। तो यहाँ पर पहले थोड़ी सी चर्चा अगर हम इस बात की कर ले कि जो एग्जीक्यूटिव है वह क्या है, ये तो हमने देख लिया है ना, कुछ पॉइंट्स भी मैंने आपको दे दिए, ये पढ़ते रहना बीच में, कभी अभी अगर बीच में कुछ ऐसा पॉइंट आता है तो उसे पढ़ दूंगी, अदरवाइज आप पढ़ लेना, समझा मैंने दिया। तो बेसिकली बच्चों कार्यपालिका की जब हमने बात की कि एवरी कंट्री जो है मे नॉट द सेम टाइप्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव, है ना, हर एक देश में एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं हो सकती। तो फॉर एग्जाम्पल हम अमेरिका की बात करें, जैसे कि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में कौन सा सिस्टम है? अमेरिका में जो वहां का प्रेसिडेंट है वो बहुत पावरफुल है, ठीक है। हम देखेंगे कि अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। तो अमेरिका का जो राष्ट्रपति है, अमेरिका में जो प्रेसिडेंट है, और बच्चों इंग्लैंड में क्या है? इंग्लैंड में प्रेसिडेंट है या फिर इंग्लैंड में क्वीन है ना। तो यहां पर आप देखेंगे कि इंग्लैंड में आज भी राजतंत्र है, भले वह संविधान के अंतर्गत हो, वहां के कुछ कायदे कानूनों के अंतर्गत हो, लेकिन वहां पर अमेरिका में जहां प्रेसिडेंट है वही इंग्लैंड में जो है वह राजा रानी है। अब वही हम देखेंगे कि भूटान की अगर हम बात करें तो बच्चों यहां पर भी भूटान में कौन है? किंग है, ठीक है, किंग ऑफ भूटान। और यहां पर ये जो रानी है, यहां पर ये जो राजा है, ये दोनों क्या सेम होंगे या फिर इनके पास भी जो पावर्स है वह डिफरेंट है? डेफिनेटली डिफरेंट है ना। तो यहां पर हमने एक पॉइंट ये देख लिया। अब इसके अलावा देखो सेकंड पॉइंट हम देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम अब अमेरिका की बात करें और इंडिया की बात करें, अमेरिका की बात करें, इंडिया की बात करें, ठीक है, तो इन दोनों जगह पर जिस तरीके का सिस्टम अपनाया गया है उसमें भी काफी डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूएसए और इंडिया में एक चीज को अगर हम तुलना करना चाहे, कंपेयर करना चाहे, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट है ना। तो यहां पर बच्चों जो प्रेसिडेंट के पावर है, ठीक है, प्रेसिडेंट के जो पावर है वह काफी डिफरेंट है। प्रेसिडेंट के जो पावर है अमेरिका और इंडिया के बीच में बहुत ही ज्यादा अलग अलग है। अब कैसे अलग अलग है उसको आगे समझेंगे, कुछ पॉइंट्स बता रही हूं कि किस तरीके से हर एक देश में अलग अलग व्यवस्थाएं फॉलो की जाती है। फॉर एग्जाम्पल अब हम देखो इंडिया और फ्रांस की बात करें तो इंडिया और फ्रांस में कार्यपालिका में, इंडिया और फ्रांस में बच्चों यहां पर दोनों जगह पर पीएम है, बट यहां पर पीएम जो है इनका जो रोल्स है वो बहुत डिफरेंट है, ठीक है। पीएम का जो रोल है ना वह बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है एक दूसरे से, तो डिफरेंट रोल्स फ्रॉम ईच अदर। तो यहां पर पीएम के रोल की बात हो गई, 3-4 देशों की बात कर ली। अब देखो इसके बाद जब आगे हम बात करेंगे बच्चों कि यूएसए का जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, इसके अलावा यूएसए में जहां अध्यक्षात्मक व्यवस्था की बात की गई है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, और यहां पर जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, अध्यक्ष, यूएसए में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया। जैसे अभी केवल उदाहरण दे रही हूं, आगे इन सभी को बहुत डीप में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से अलग अलग देशों के द्वारा अलग अलग कार्यपालिका है, उनके नाम अलग अलग है, उनके काम अलग अलग है ना। और अगर हम एक दूसरे से तुलना करें, काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके स्लाइड से। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ गया और आया भी है कि इंडिया और अगर हम अमेरिका की बात करें, यूएसए की बात करें बच्चों, तो इन दोनों में जो राष्ट्रपति का पद है उसमें क्या डिफरेंट पावर्स हैं, ठीक है। तो यूएसए के अगर हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करें बच्चों, तो यहां पर जो प्रेसिडेंट है उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर है, कार्यपालिका की जो ज्यादा शक्तियां हैं, एग्जीक्यूटिव पावर वह किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। ये यूएसए की बात हो गई। इसके अलावा देखो जब हम कनाडा की बात करेंगे बच्चों, ठीक है, तो कनाडा में जो सिस्टम है पार्लियामेंट भी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, कनाडा में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अपनाया गया। और वहीं पर बच्चों कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी है यहां पर, है ना,
मतलब राजा है लेकिन वह संविधान के अंतर्गत है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। क्लियर? अब देखो यहां पर बच्चों आगे हम यहां पर देखें कि एक जो रानी है, ठीक है, जो राजा या रानी होगी कनाडा में मान लो जो क्वीन है, ये फॉर्मल चीफ है, मतलब औपचारिक प्रधान, फॉर्मल चीफ होगी, फॉर्मल चीफ ऑफ स्टेट। एंड बच्चों यहां पर पीएम भी होंगे, और ये जो पीएम है ये हेड ऑफ द स्टेट होंगे, ये हेड ऑफ द स्टेट होंगे। क्लियर? इसके अलावा देखो, इसके अलावा नेक्स्ट है बच्चों कि ये कनाडा की बात हो गई। अब हम देखो फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में किस तरह का सिस्टम अपनाया गया। तो यहां पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम फ्रांस में भी है, बट यूएसए में पूरी तरीके से प्रेसिडेंशियल है बच्चों, लेकिन फ्रांस में सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, अर्ध अध्यक्षात्मक। ठीक है, सेमी वर्ड को याद रखना, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम यानी अर्ध अध्यक्षात्मक लिख लो जरा, यहां से बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है बच्चों, और यहां पर जो प्रेसिडेंट है उसके पास ज्यादा पावर है। हालांकि प्रेसिडेंट जो है वह पीएम को अपॉइंट करेगा, तो पीएम भी होगा इस व्यवस्था में, प्रेसिडेंट भी होगा, पीएम भी होगा, लेकिन प्रेसिडेंट जो है वह पीएम को अपॉइंट करेगा और प्रेसिडेंट के पास ज्यादा शक्तियां होंगी, है ना। तो यहां पर हमने कई तरह की बात कर ली। अच्छा ये बताओ, आप सभी ने एंजेला मार्केल का नाम सुना है? कौन है वो? जर्मनी की चांसलर है ना, ज्यादा पावरफुल पद है वो, ज्यादा पावरफुल पद है, आप सभी ने सुना होगा। तो यहां पर बच्चों जब हम जर्मनी की बात करेंगे, अगर हम यहां पर जर्मनी की बात करें बच्चों, तो यहां पर क्या है, यहां पर भी पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही अपनाया गया है। यहां पर संसदात्मक जो व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसे ही अपनाया गया है। लेकिन यहां पर आप याद रखना कि यहां पर जो प्रेसिडेंट है ये सेरेमोनियल हेड होगा, है ना, औपचारिक प्रधान को ही हम सेरेमोनियल हेड कह रहे हैं, सेरेमोनियल हेड होगा। और बच्चों यहां पर पीएम नहीं, बल्कि यहां पर पीएम के बराबर का जो पद है वह क्या है? चांसलर। जर्मनी का चांसलर है ना, एंजेला मार्केल, आपने नाम सुना होगा, ये होगा हेड ऑफ द स्टेट बच्चों, ये हेड ऑफ द स्टेट। अभी कौन है जर्मनी का चांसलर बताओ जरा। तो यहाँ पर ये जो चांसलर है, मतलब होगा पीएम टाइप ही, बट यहाँ पर इसको चांसलर कहा जाता है, और इसकी जो शक्ति है वह थोड़ी सी तुलनात्मक रूप से ज्यादा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि सभी जो देश है उन्होंने अलग अलग तरीके से जो कार्यपालिका की व्यवस्थाएं हैं उसको अपनाया। किसी ने अलग अलग नाम दे दिए, जैसे कि हमने भूटान में राजा देखा। लेकिन बच्चों भूटान में ये जो राजा है और इंग्लैंड की ये जो रानी है ना, इन दोनों के जो पावर्स है वो बहुत ही ज्यादा अलग है। प्रेसिडेंट इंडिया में भी है, प्रेसिडेंट फ्रांस में भी है। अच्छा एक बात और सुनो कि जब हम इंडिया और फ्रांस की बात करेंगे तब हम पीएम पद की तुलना कर लेते हैं, और जो क्वेश्चन आएगा वह ऐसे ही आएगा। यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछेगा तो अमेरिका से जुडिशरी को कनेक्ट करके पूछेगा इंडिया के बारे में, और प्रेसिडेंट का जो पद है उसे भी अमेरिका से कनेक्ट करके पूछेगा, उससे कंपेयर करके पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल जब हमने कनाडा की बात की तो यूपीएससी मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है कि कनाडा में जो है वह कौन सा सिस्टम अपनाया जाता है, या इसकी कौन सी व्यवस्था जो ठीक भारत के जैसी है, या ठीक वही व्यवस्था भारत में भी उसे भी अडॉप्ट किया गया है। तो यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी है। ठीक है, राजतंत्र नहीं है पूर्ण रूप से। हाँ, संविधान में ऑलरेडी लिख दिया कि जो वहां का राजा या रानी है वह फॉर्मल चीफ होगा, औपचारिक प्रधान होगा। कहीं पे उसको फॉर्मल चीफ कहा, कहीं पर हमने उसे सेरेमोनियल हेड कह दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता जैसे हमारे यहाँ संवैधानिक प्रमुख हैं, ठीक है, उसकी हम बात करेंगे जो हमारे प्रेसिडेंट हैं। तो यूएसए के जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पर जो राष्ट्रपति है उसे कार्यकारी शक्तियां होती है, सबसे ज्यादा पावरफुल पद है पूरे विश्व में, एक तरीके से सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है जो अमेरिका का राष्ट्रपति होगा। जर्मनी की बात करेंगे तो यहाँ चांसलर जो है हेड ऑफ द स्टेट होगा, और जो प्रेसिडेंट है वह सेरेमोनियल हेड होगा, और यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम कनाडा में आ गया, पार्लियामेंट्री सिस्टम जर्मनी में आया, पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया में भी आया, है ना। तो इस तरीके से आपको जो तुलना है वह करते रहना है। स्क्रीनशॉट ले लो, साइट हुई हो जल्दी से। क्लियर है? चलो अब आगे देखते हैं। तो बच्चों ये तो हमने देख ली अलग अलग देशों की बातें। अब हम बात करेंगे कि कार्यपालिका के प्रकार कितने हैं। ये तो सारी बातें एकदम मिक्स हो गई आपस में, है ना। अब हम पढ़ेंगे कि आखिर टाइप्स ऑफ जो कार्यपालिका है, टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव है, वह क्या है। तो बेसिकली देखो 3 मुख्य तरह की जो कार्यपालिका है उसको हम पढ़ते हैं। 3 मुख्य तरह की जो कार्यपालिका है उसको हम पढ़ते हैं।
एक तो जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है ना, मैं आपको बनवा रही हूँ, परेशान नहीं होना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट्री संसदीय व्यवस्था, ठीक है, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था एंड प्रेसिडेंशियल अध्यक्षात्मक व्यवस्था। इसके मेन पॉइंट बताते हुए ये मैं बता दूंगी कि किस किस देश में इसको अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, चलो आओ थोड़ा सा लिख लेते हैं बच्चों, बहुत जरूरी है। तो देखो टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव में, टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, सबसे फर्स्ट है बच्चों इसमें पार्लियामेंट्री, ठीक है, फर्स्ट है पार्लियामेंट्री। संसदात्मक या संसदीय व्यवस्था, संसदात्मक या संसदीय व्यवस्था, ठीक है। दूसरा हम इसमें बात करेंगे सेमी प्रेसिडेंशियल, ये तीन मुख्य रूप से हमें पढ़ने हैं, सेमी प्रेसिडेंशियल यानी अर्ध अध्यक्षात्मक, अर्ध अध्यक्षात्मक, एंड थर्ड है इसमें अध्यक्षात्मक यानी प्रेसिडेंशियल यानी कि अध्यक्षात्मक, ठीक है। अब देखो एक एक करके कुछ मेन जो पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देती हूँ, मेन पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ, बाकी टेबल बना हुआ है, आपको उसको एकदम रट लेना है, याद कर लेना है ना, लेकिन समझते हुए। ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट का मिक्स कर दो सेमी प्रेसिडेंशियल में और इसके जो देश है आप कहो कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये अमेरिका में है और प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम है वह इंडिया में है ना। तो ऐसे मत करना, आप सभी को एकदम क्लियरली जो इसके प्रोविजंस है वह याद कर रहे हैं बच्चों। तो देखो पार्लियामेंट की जब हम बात करेंगे संसदात्मक शासन व्यवस्था में बच्चों, सबसे पहले यहां पर देखो कि पार्लियामेंट्री व्यवस्था में दो प्रधान होंगे एक राष्ट्र के, है ना, दो प्रधान होंगे। एक तो आपका होगा पीएम जो कि सरकार का प्रमुख होगा, है ना, सरकार का प्रमुख होगा, हेड ऑफ द स्टेट। यूपीएससी पूछ चुका है इस बात को, ठीक है, ये बच्चों हेड ऑफ द स्टेट है, ठीक है, याद रखना है इस बात को। साथ ही देखो कि जो पीएम है ये अकाउंटेबल किसके लिए होंगे, लेजिस्लेटिव के लिए, ये अकाउंटेबल किसके लिए होंगे, लेजिस्लेटिव, ठीक है। और इसके अलावा पीएम हो गया हेड ऑफ द स्टेट। अब बच्चों एक और औपचारिक प्रमुख होगा जिसे नॉमिनल हेड भी हम कह सकते हैं, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी कहते हैं, संवैधानिक प्रमुख कहते हैं। तो यहां पर हेड ऑफ द अच्छा माफ कीजिएगा बच्चों, हम इसको हेड ऑफ द गवर्नमेंट लिखते हैं, है ना, हेड ऑफ द स्टेट नहीं, हम इसे हेड ऑफ द गवर्नमेंट लिखते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट नहीं होगा, हेड ऑफ द गवर्नमेंट यानी सरकार का प्रमुख, सरकार का प्रमुख, सरकार का प्रमुख, ठीक है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। सेकंड है बच्चों कि इसमें एक और नाम मात्र का जो प्रधान होगा वह कौन होगा, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, और इसे हम कहेंगे हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। नाम मात्र का प्रधान होगा, बहुत ज्यादा शक्तियां नहीं होती, नाम मात्र का प्रधान होता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। तो यहां पर हमने पीएम और प्रेसिडेंट की बात कर ली। अब देखो बच्चों जहां जहां संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है वहां ये हेड ऑफ द स्टेट दो लोगों में से कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो अगर हमने इंग्लैंड की बात की तो इंग्लैंड में राजा या रानी, इंग्लैंड में राजा या जो रानी है वो इसमें प्रधान हो सकता है, मोनार्क, क्योंकि वहां पर हम देखेंगे कि मोनार्की भी है, ठीक है। और यहां पर अगर हम इंडिया में बात करें तो चूंकि इंडिया का जो स्टेटस है वह क्या है, रिपब्लिक है, गणराज्य है। इसका मतलब क्या है कि जो राज्य का प्रमुख होगा वह कोई चुना हुआ व्यक्ति होगा, और यहां पर हमने प्रेसिडेंट को चुना, राष्ट्रपति को चुना, तो यहां पर इसको प्रेसिडेंट कहा, जो कि इलेक्टेड होगा, इलेक्टेड होगा। और राजा या रानी जो ब्रिटेन में था बच्चों, ये क्या है, ये यहां पर उससे हेरिडिटरी है, वंशात्मक है, राजा का बेटा राजा वाली बात है, ठीक है। तो यहां पर ये सारी बातें हो गई, ये बातें हो गई हमारी संसदात्मक व्यवस्था को लेकर। अब हम आगे बात करेंगे सेमी प्रेसिडेंशियल्स की, अर्ध अध्यक्षात्मक की, ठीक है। अब देखो बच्चों इसमें क्या है, इसमें भी पीएम होगा जो कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा। एक बात इसमें सेम है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, याद रखना गवर्नमेंट लिखा है, स्टेट नहीं लिखा, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ये बात बिल्कुल संसदीय शासन व्यवस्था के बिल्कुल समान हो गई।
दूसरी बात यह है बच्चों कि ये जो है ये अकाउंटेबल होगा लेजिस्लेशन के लिए, लेजिस्लेटिव के लिए, ये बात भी सेम है। इसमें अंतर क्या होता है, ये अकाउंटेबल किसके लिए होगा, लेजिस्लेटिव के लिए होगा, ये बात भी इसमें सेम है, ठीक है, ये बात भी इसमें सेम है। तो अब अंतर कहां है, अंतर कहां है, अंतर ये है बच्चों कि इसमें जो प्रेसिडेंट होगा, इसमें जो प्रेसिडेंट होगा ना, इसको दिन प्रतिदिन के कार्यों को संपन्न कराने के लिए बहुत सारी ऐसी शक्तियां होती है जो कि रियल एग्जीक्यूटिव के पास होती है संसदीय व्यवस्था में। तो संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम, एक अंतर सुनो, एक ये अंतर से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में और सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में अंतर क्या होगा, प्रेसिडेंट को पावर को लेकर, राष्ट्रपति के पावर को लेकर, दोनों में राष्ट्रपति तो है। जैसे कि हम श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका में सेमी प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम है उसको अडॉप्ट किया गया है, लेकिन वहां का जो राष्ट्रपति वह पावरफुल है और उसको दिन प्रतिदिन के कार्य, दिन प्रतिदिन के लिए शासन के जो कार्य करता है उसके लिए उसके पास ज्यादा पावर दिए गए हैं बच्चों। तो यहां पर प्रेसिडेंट के पास जो शक्तियां हैं वह ज्यादा है, प्रेसिडेंट के पास जो पावर्स है वह काफी ज्यादा है, ठीक है। अब देखो इसका एक एग्जाम्पल है श्रीलंका, श्रीलंका से हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। श्रीलंका, श्रीलंका में ये जो सिस्टम है इसको अडॉप्ट किया गया था 1978 से, और याद रखना कि यहां का जो प्रेसिडेंट है यह डायरेक्ट इलेक्टेड होता है लोगों के द्वारा, डायरेक्ट इसका इलेक्शन होगा, है ना, डायरेक्ट इलेक्टेड होगा वहां के लोगों के द्वारा, और इसका जो टेन्योर है वह कितना होगा, आपको याद रखना है 6 ईयर होगा, 6 साल होगा। और जो ये प्रेसिडेंट है वह पीएम को अपॉइंट करेगा, जो वहां पर मेजोरिटी का प्रमुख होगा, बहुमत दल का जो नेता होगा उसको अपॉइंट करेगा, ठीक है। तो ये कुछ सेमी प्रेसिडेंशियल की बात हो गई, क्लियर है। अब हम बात करेंगे प्रेसिडेंशियल की। तो प्रेसिडेंशियल का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, यूएसए। अब देखो इस व्यवस्था में क्या होगा, तो इससे आधा ये प्रेसिडेंट जो है ये निकाल लो, तो यहां पर जो प्रेसिडेंट है बच्चों, जो राष्ट्रपति है ये शक्तिमान होगा, ठीक है। यहां पर जो राष्ट्रपति है, याद रखना कि ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होगा एंड हेड ऑफ द स्टेट भी होगा, ठीक है, दोनों का प्रमुख होगा। साथ ही ये भी यहां पर आपको एक बात याद रखनी है कि सेमी प्रेसिडेंशियल में एंड प्रेसिडेंशियल में दोनों में ही जो प्रेसिडेंट है वह डायरेक्ट इलेक्ट हो रहा है, प्रत्यक्ष रूप से। जैसे कि जब हम प्रेसिडेंट की बात करेंगे संसदात्मक शासन व्यवस्था में, तो यहां पर हम प्रेसिडेंट को कैसे चुनते हैं, हम और आप जाते हैं, नहीं, हमारे चुने हुए जो लोग हैं, जो एमपीज है, जो एमएलएज है, वो आगे जाकर इस चुनाव में भाग लेंगे। तो प्रेसिडेंट में यहां पर डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होगा, लेकिन सेमी प्रेसिडेंशियल एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा उसका चुनाव किया जाएगा, ठीक है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है उसको लोगों के द्वारा चुना जाएगा। अब आगे देखो, डायरेक्ट इलेक्टेड तक हमने देख लिया, इसको बहुत ज्यादा पावर है। साथ ही देखो ये व्यवस्था लागू कहां कहां पर है, तो यूएसए में, ब्राजील में और लैटिन अमेरिका के काफी सारे देशों में। लैटिन अमेरिका में कौन कौन से कंट्री आते हैं बताओ जरा। तो इन देशों में ये जो व्यवस्था है बच्चों ये लागू होगी, ठीक है, क्लियर है। अब जैसे कि हम पार्लियामेंट की बात करें तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो क्या है, एग्जांपल इंडिया एंड ब्रिटेन, और इसका जो एग्जाम्पल है वह क्या है, हमने कहीं श्रीलंका लिखा है ना, बस ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो ये 3 तरह के टाइप्स ऑफ कार्यपालिका, टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव हमने देख लिए। अब आगे हम बात करेंगे, आगे हम थोड़ा सा इसका विस्तार करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है उस पर आपको ये बताया गया है कि भारत में अब जो संसदीय व्यवस्था है वह क्या है, वह कैसी है, कुछ पॉइंट्स हम उसके देखते हैं, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस देख लें इसके पहले, कितना आप समझे हैं उसके लिए जानने के लिए जरूरी है ना कुछ क्वेश्चंस। चलो इस क्वेश्चन को देखो जरा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका के बारे में 2 स्टेटमेंट है। फर्स्ट आपसे कहता है द यूएसए हैज अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड एग्जीक्यूटिव पावर आर इन हैंड ऑफ द प्रेसिडेंट। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक राष्ट्रपति प्रणाली है और कार्यकारी जो शक्तियां है वे राष्ट्रपति के हाथों में है। सेकंड कहा गया कनाडा में संवैधानिक राजतंत्र के साथ साथ संसदीय लोकतंत्र है, ठीक है। कनाडा हैज द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी विद द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। क्या जाना था हमने इसमें, जब हमने बात की थी कि विभिन्न देशों में अलग अलग तरीके से जो कार्यपालिका के प्रकार है वह पाए जाते हैं, और ऐसे में हमने यूएसए की बात की थी कि यूएसए में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ये बात बिल्कुल सही है और इसे ज्यादा पावर दी गई है। साथ ही कनाडा में
पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, ठीक है, तो यहां पर राजा रानी भी होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों ही जो है वह सही है, करेक्ट आपसे पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इन दिस सिस्टम द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज वेरी पावरफुल बोथ इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। और ऐसी जो प्रणाली है, सच अ सिस्टम इन इंक्लूड द यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो यहां पर लोकतंत्र के बारे में, अच्छा देखो लोकतंत्र, अगर हम इस चीज को इस वर्ड से मत देखो, इसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम हम कर लेते हैं, अबाउट प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अब आप सवाल का आंसर ज्यादा अच्छे से दे पाएंगे। प्रेसिडेंशियल सिस्टम हम कर लेते हैं, यानी अध्यक्षात्मक व्यवस्था के बारे में आपको 2 कथन दिए हैं, 2 स्टेटमेंट है कि जो राष्ट्रपति है वह सरकार का भी प्रमुख होगा, राष्ट्रपति के पास शक्तियां जो है वह ज्यादा होंगी, ठीक है। और इसमें सबसे अच्छा उदाहरण यूनाइटेड स्टेट है। इसके अलावा हमने क्या जाना था कि जो ब्राजील है, एंड ब्राजील के अलावा भी जो लैटिन अमेरिका के काफी सारे देश हैं, ठीक है, ये भी लैटिन अमेरिका में कौन कौन से देश आते हैं ये मैंने आपसे कमेंट में पूछा है, बताओ जल्दी से। तो यहाँ पर करेक्ट कौन सा होगा? सो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। दोनों ही जो है बच्चों इसमें सही लिखे हुए हैं। अब हम आगे चलते हैं और भारत में संसदीय कार्यपालिका की बात करते हैं। अगर आपको लिखना हो कि भारत ने संसदीय जो व्यवस्था है उसको क्यों अपनाया, संसदीय कार्यपालिका का मतलब क्या है, तो आपको बच्चों ये लिखने भी आ सकता है, क्वेश्चंस के फॉर्म में भी आ सकता है। और देखो फिर मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है इससे 2020 में, 2015 में, 2021 में और भी कई ऐसे सवाल है जो मैंने लिखे नहीं है, जो मैंने इसमें रखे नहीं है, वरना क्लास लंबी जाती। PYQ मैं आपको कराऊंगी, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं पॉलिटी के, है ना, परेशान नहीं होना है। 13, 15, 17 एंड 20, 17 में 2 क्वेश्चंस इससे आए हुए थे। तो संसदीय व्यवस्था में हमने देखा कुछ बातों को, अब हम कुछ और जो पॉइंट्स है उसको समझते हैं। सबसे पहले तो देखो बच्चों कि जब हम इंडिया की बात करेंगे कि हमने इसे क्यों अपनाया, वाई, भारत में संसदीय व्यवस्था को हमने क्यों अपनाया। सबसे पहली बात तो ये सुनो कि इसका कारण क्या है, रीजन, हमने इसे क्यों अपनाया। क्यों अपनाया? क्योंकि देखो बच्चों, जो आपके ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत पर शासन करने के लिए 1919 एंड 1935 ये जो एक्ट आया था ना बच्चों, इसमें कई सारे ऐसे प्रोविजन थे जो कि संसदात्मक जो व्यवस्था, इसमें कई सारे ऐसे प्रावधान थे जिसे हम फॉलो कर रहे थे और इससे हमें पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, ठीक है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है हम इसके अभ्यस्त हो चुके थे एक तरीके से। तो अब कोई एकदम से नई प्रणाली को अपना लेना पॉसिबल नहीं था देश में। तो आफ्टर 1947 हमने इसमें कुछ सुधार अपने अकॉर्डिंगली कर लिए, अपने संविधान में कुछ अच्छी अच्छी बातें शामिल कर ली और हमने फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम को ठीक तरीके से अपना लिया। तो बच्चों देखो, पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाने का एक तो रीजन जो है वह ये हो गया कि चूंकि हम कॉलोनियल पीरियड में ही अभ्यस्त हो गए थे, क्योंकि हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है वह इसी के अकॉर्डिंगली ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही थी। अब अगली बात यह है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम से अनुभव किया गया, पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है बच्चों, इससे अनुभव किस बात का होता है, इसको अपनाते अपनाते एक एक्सपीरियंस मिला। किस चीज का? कि जब अगर लोगों की आपको आकांक्षाएं पूरी करनी हो तो इसके लिए सरकार को जवाबदेह, सरकार को अकाउंटेबल बनाया जा सकता है और पार्लियामेंट्री सिस्टम ही एक ऐसा इसका रूप है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो एग्जीक्यूटिव है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो लिखने जा रही हूं, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बच्चों यहां पर जो एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, याद रखना कि एग्जीक्यूटिव को बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवली कंट्रोल किया जा सकता है। और एग्जीक्यूटिव जो है आपको पता है लेजिस्लेटिव, पहले समझा चुकी हूं, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो एग्जीक्यूटिव को चूंकि अकाउंटेबल बनाया जाए, लोगों के लिए अकाउंटेबल बनाया जाए इसे, ठीक है, इसे आंसरेबल बनाया जाए, इसे आंसरेबल बनाया जाए और बच्चों प्लस इसको कंट्रोल किया जाए, तो इसको कंट्रोल करने का एक इफेक्टिव वे यही था कि हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपना लें। तो 2 कारण हो गए, एक तो आपका रीजन हो गया कि चूंकि हम इसके अभ्यस्त हो चुके थे, हमारे यही व्यवस्था चल रही थी, और दूसरा एक अच्छा तरीका है कि लोगों के लिए उत्तरदायी बनाया जा सकता है कार्यपालिका को, ठीक है। तो ये दूसरी बात हो गई। इसके अलावा देखो कि जो तीसरा इसमें आपको याद रखना है बच्चों कि चूंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में
इसमें जो गवर्नमेंट है, इसमें जो गवर्नमेंट है ये सेंसिटिव होती है, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट जो है वह संवेदनशील होती है लोगों के प्रति, लोगों की आकांक्षाओं के प्रति। इसमें जो गवर्नमेंट है वह पब्लिक एक्सपेक्टेशंस को लेकर रिस्पॉन्सिबल होती है, सेंसिटिव होती है, सेंसिटिव होगी एंड सेंसिटिव प्लस रिस्पॉन्सिबल होगी पब्लिक एक्सपेक्टेशंस के लिए। और उस वक्त हमें जरूरी भी था कि हम एक ऐसी सरकार के एक ऐसे स्वरूप को चुने जिससे हमारे जो लोग हैं वह सुखी हो सके, है ना, उनका वेलफेयर एक तरह से हो सके। तो ये तो ऐसे कारण थे कि हमने क्यों चुना। अब देखो एक कारण ऐसा होता है ना कि आप किसी चीज को क्यों नहीं चुन रहे, क्योंकि आपको उसका एक नेगेटिव पक्ष दिख रहा। ये तो ये कारण थे कि हमने क्यों चुना, है ना, क्योंकि हम उसके अभ्यस्त हो गए थे। अब अगर हमने केवल इसे ही चुना क्योंकि दूसरी व्यवस्था हमारे पास जो थी उसमें प्रॉब्लम ज्यादा थी। कहते हैं जीवन में जब दो गलतियां करनी हो, है ना, तो आपको छोटी गलती करनी चाहिए, बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए। बस वही बात इसमें भी हुई बच्चों कि गवर्नमेंट के द्वारा जब सामने था कि 1947 के बाद हम किस सिस्टम को अपना सकते हैं, तब हमारे पास एक ऑप्शन था प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अपनाने का। तो हमारे पास इसका अल्टरनेट क्या था, हमारे पास इसका जो विकल्प था, जो हमारे पास इसका अल्टरनेटिव विकल्प था बच्चों, ये था प्रेसिडेंशियल। बट प्रेसिडेंशियल अगर हम बात करें प्रेसिडेंशियल सिस्टम, तो ये जो अध्यक्षात्मक व्यवस्था थी बच्चों, इसमें क्या था कि राष्ट्रपति जो है वह ज्यादा पावरफुल था, ठीक है, बहुत ज्यादा पावरफुल था। और ऐसे में चूंकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में व्यक्ति पूजा है ना, जैसे एक ही व्यक्ति के पास सारी शक्तियां तो उसी की बस पूजा होगी, तो यहां पर व्यक्ति पूजा का जो खतरा है वह बना रहता, ठीक है, व्यक्ति पूजा का खतरा बना रहता। पर्सनैलिटी कल्ट, पर्सनालिटी किसी भी पर्टिकुलर जो भी व्यक्ति है उसकी पूजा का जो खतरा है यह बना रहता, और इसी वजह से हमने इस व्यवस्था को अपने यहां नहीं अपनाया, ठीक है। तो एक तो ये रीजन हो गया कि हमने दूसरी व्यवस्था को नहीं अपनाया। फिर अगली बात हमने देखी थी कि देखो एक तो हमने यहां पर समझ लिया कि चूंकि जो एग्जीक्यूटिव है लेजिस्लेटिव के द्वारा इसे आसानी से कंट्रोल किया जा रहा था, एक कारण ये था। इसके अलावा बच्चों एक और बात जो आपको समझती है कि अब हम नेक्स्ट पेज पे समझ लेते हैं ना, ये ऑलरेडी पेज हो चुका है काफी। चलो, तो यहां पर पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये हमने क्यों अपनाया इसकी हम बात कर रहे हैं, है ना। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमने एक रीजन तो देख लिया कि चूंकि कुछ एक्ट ऐसे थे जिसकी वजह से 1919 एंड 1935 कि हमें ये अपनाना पड़ गया, हम इसके अभ्यस्त हो गए थे। और दूसरी बात हमने समझी कि इसमें जो एग्जीक्यूटिव है उस पर कंट्रोल, एग्जीक्यूटिव जो है इस पर अच्छी तरीके से अफेक्टली इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और तीसरी बात हमने समझी कि चूंकि हमारे पास इसका जो अल्टरनेट था, हमारे पास इसका जो बच्चों अल्टरनेट था वो था क्या, प्रेसिडेंशियल। और चूंकि प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम है इसमें एक व्यक्ति ज्यादा पावरफुल होना प्रेसिडेंशियल में, और ये हमें मंजूर नहीं था। अब चौथी बात हम इसमें समझने जा रहे हैं, और वो जो फोर्थ इसमें रीजन है कि हमने क्यों संसदीय व्यवस्था को अपनाया, क्योंकि बच्चों इसमें जो एग्जीक्यूटिव है दूसरे से मिलता जुलता है ये वाला आपका पॉइंट, कि जो एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, और जो हमारा लेजिस्लेचर है, तो इसमें जो एग्जीक्यूटिव है, फिर वही बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जीक्यूटिव जो है यह कंट्रोल्ड बाय लेजिस्लेचर, कंट्रोल्ड बाय लेजिस्लेचर। एंड एग्जीक्यूटिव जो है वह आंसरेबल होगी, ये उत्तरदायी होगी किसके लिए, लेजिस्लेटिव के लिए। और ऐसा क्यों होगा ये भी बात हमने कर ली, वाई, आखिर ये ऐसा क्यों है, क्योंकि लेजिस्लेटिव में वो लोग हैं जो कि लोगों ने चुने हैं, और डेमोक्रेसी में लोगों का जो मत है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां तक हमने बात कर ली। तो बच्चों हमें ये व्यवस्था इतनी अच्छी लगी कि हमने नेशनल एंड स्टेट लेवल पर इसी व्यवस्था को अपनाया, नेशनल एंड स्टेट लेवल पर, नेशनल एंड स्टेट लेवल पर हमने इसी व्यवस्था को जो है वह अपना लिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस व्यवस्था के अंतर्गत, इस व्यवस्था के अंतर्गत जो प्रेसिडेंट है
ये हमारा नॉमिनल हेड होगा, या फिर हम इसको औपचारिक प्रमुख कहते हैं, फॉर्मल हेड, जैसे कि सेरेमोनियल हेड कहा गया था कई देशों में, है ना। फॉर्मल हेड, औपचारिक प्रधान वर्ड है हिंदी के लिए। हमारा औपचारिक या संवैधानिक प्रधान कौन है, प्रमुख कौन है, औपचारिक प्रमुख होंगे राष्ट्रपति। एंड देन बच्चों इसके बाद जो पीएम एंड मिनिस्टर्स हैं ये रियल एग्जीक्यूटिव होंगे। जो पीएम एंड मिनिस्टर्स हैं, जो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे, सरकार को चलाने का काम करेंगे, रन द गवर्नमेंट, सरकार को चलाने का काम करेंगे। और एक ठीक यही काम स्टेट लेवल पर कौन करेगा, स्टेट लेवल पर जो सीएम होगा, चीफ मिनिस्टर एंड प्लस अदर मिनिस्टर्स, ठीक है। तो इनके द्वारा मिलकर तो एक संसदीय शासन व्यवस्था में ये 3 बातें हमने समझ ली, ठीक है। अब देखो कुछ और पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आगे हम देखेंगे बच्चों कि चूंकि प्रेसिडेंट की बात जो है इसमें ज्यादा की गई है, तो यहां पर देखो आगे हम जो चर्चा है वह प्रेसिडेंट की करते हैं इसमें, कि प्रेसिडेंट जो है वह संघ की कार्यपालिका के प्रमुख होंगे। और ये जो वर्ड है वह बहुत ज्यादा पूछा जाता है, संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका रट लो एकदम। संघ की कार्यपालिका प्रमुख कौन हो गया, राष्ट्रपति हो गया, ठीक है। साथ ही आपको थ्रू द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, संघ की कार्यपालिका प्रमुख प्रेसिडेंट होगा, है ना, पीएम नहीं होगा। साथ ही देखो बच्चों इसमें आपको यह भी याद रखना है कि प्रेसिडेंट जो अपने पावर्स का इस्तेमाल करेगा, है ना, ये पावर का यूज कैसे करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह से, मंत्री परिषद की सलाह से। लिख लो पहले, फिर एक बार और हम इसको ठीक तरीके से याद कर लेंगे। क्लास में ही बच्चों याद करते रहा करो, थ्रू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अपने पावर का यूज करेगा थ्रू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। अब देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो बात है ये हमारे संविधान में आर्टिकल 74 क्लॉज 1 में की गई है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। तो यहां पर ये कहा गया है बच्चों कि जो प्रेसिडेंट है उसकी एड एंड एडवाइस के लिए एक मंत्री परिषद होगी। क्या कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट है उसकी एड एंड एडवाइस के लिए, उसके लिए सहायता के लिए और परामर्श के लिए 74(1) क्या कहता है कि प्रेसिडेंट के सलाह एंड हेल्प के लिए क्या होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी। और प्रेसिडेंट जो है वह इनसे सलाह मांग सकता है, ठीक है। साथ ही याद रखना बच्चों कि इसमें एक क्वेश्चन, एक पॉइंट मैं बता रही हूं जो कि आपको याद रखना है, ठीक है, कि अगर मान लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा कोई सलाह दी जाती है तो क्या प्रेसिडेंट उस चीज को मानने के लिए बाध्य है ना। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा मान लो कि यहां पर कोई एक एडवाइस दी जाती है, ठीक है, या फिर कोई एक जो बिल है वह भेजा जा सकता है प्रेसिडेंट के पास साइन करने के लिए, तब ऐसे में प्रेसिडेंट जो है वह क्या करेगा। तो याद रखना बच्चों कि ये जो प्रेसिडेंट है वह इस बिल को जो इनके पास भेजा गया था रिकंसीडर करने के लिए कह सकता है कि आप इस पर एक बार और पुनर्विचार कर लीजिए। यूपीएससी ने जानते हैं क्वेश्चन क्या पूछा कि प्रेसिडेंट जो है वह इस बिल को पुनर्विचार के लिए, रिकंसीडर के लिए नहीं लौटा सकता। वो गलत हो गया, वो गलत हो गया, क्योंकि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा कोई बिल भेजा गया है या फिर कोई एडवाइस दी गई है तो यहाँ पर राष्ट्रपति पूर्ण रूप से मतलब स्वतंत्र है कि पहली बार में उसको पुनर्विचार के लिए कह सकता है, लेकिन मनी बिल को छोड़कर, अगर वह मनी बिल है तो क्या वह पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। तो बच्चों जब समटाइम्स अगर कहीं बीच में ऐसे एक्सेप्शंस आ जाते हैं, ऐसे अपवाद हैं जो कि हो सकता है कि गलती से भी सही हो जाए, वो चीजें आपको ज्यादा ध्यान रखनी है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 74(1) में होगा आर्टिकल, और इसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति की, फिर से ध्यान से सुन लो, आर्टिकल 74(1) हम याद कर रहे हैं, इसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए, राष्ट्रपति के हेल्प के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो मुखिया है वह कौन होगा, पीएम होगा, ठीक है, पीएम होगा। साथ ही एड एंड एडवाइस और जो ये बिल वगैरह ये पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकते हैं। लेकिन अब एक लेकिन है, और ये लेकिन ये है कि अगर दोबारा इन्होंने रिकंसीडर जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने अगर दोबारा इसको रिकंसीडर एज इट इज कर दिया, तब प्रेसिडेंट क्या इसके लिए बाध्य है। तो बच्चों दूसरी बार में फिर तो हाँ करनी ही पड़ेगी कि अब हमने इस बिल को फिर से फ्रेश तरीके से देख लिया है, अब आप साइन कर दो, तो फिर दूसरी बार के लिए बाध्यकारी हो जाता है, फिर बाइंड है कि वह उस चीज को मान ले, फिर जो प्रेसिडेंट है वह इस बात को मान ले, ठीक है, अकॉर्डेंस दे दे, अकॉर्डेंस विद द एडवाइस, राष्ट्रपति सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा, ये बात लिखी गई। राष्ट्रपति
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। ये सेंटेंस भी यूपीएससी ने पूछा। ये सारे जो सेंटेंस है बच्चों क्लास लेवल के एनसीईआरटी में लिखे। अगर इसकी एक एक लाइन पढ़ोगे ना, आपको उस एक लाइन से दो दो क्वेश्चन आ चुके होंगे कभी ना कभी। ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बुक आपके लिए। क्लियर हुआ है इतना? एक बार और बताऊंगी बीच में इस बात को, ठीक है। तो आर्टिकल 74 क्या कह रहा है, पढ़ो जरा, तब तक मैं एक पॉइंट आपको यहां बता देती हूं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब मंत्री परिषद, मंत्री परिषद अगर किसी बिल को, किसी एडवाइस को प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं, है ना, तो ये जो प्रेसिडेंट है वह इस बिल को रिकंसीडर के लिए कह सकते हैं, बिल को पुनर्विचार, रिकंसीडर के लिए कह सकते हैं। लेकिन अगर ये जो बिल था बिल 1, ठीक है, इस पर रिकंसीडर हो गया और ये फिर से बिल 2 के रूप में वापस आ गया, ये जो बिल है बच्चों ये बिल 2 हो गया, इस पे फिर से पुनर्विचार हो चुका है, ये वही रिकंसीडर वाला बिल था यहाँ वाला, ठीक है। तो अब ऐसे में प्रेसिडेंट जो है वह क्या करेंगे, तो याद रखना कि अब जो है अकॉर्डेंस विद द एडवाइस, उसी सलाह के साथ जाना होगा, वही सलाह मानने के लिए, उस पर अपनी सहमति देने के लिए एक तरह से अब जो राष्ट्रपति है वह बाध्य हो गए बच्चों, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सभी को याद है कि हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट हैं इनका टेन्योर कितना है, 5 ईयर, ठीक है, और इनका जो ऑफिस पीरियड होगा, जो समय है वह क्या है, 5 ईयर। और एक बात और याद रखना कि आप कभी भी देखेंगे अगर इस तरीके की सेरेमनी आप इंटरेस्टेड है और देखते हैं कि जब एक राष्ट्रपति जाता है दूसरा आता है उनका चुनाव होके, तो आप देखेंगे कि उनका कार्यकाल, जो हमारे वर्तमान मान लीजिए राष्ट्रपति हैं, उनका कार्यकाल समाप्त नहीं हो पाएगा पूरे तरीके से, उसके पहले ही राष्ट्रपति पद के चुनाव करा लिए जाते हैं ताकि जो राष्ट्रपति की सीट है वह खाली न रहे, क्योंकि एक राजा का पद खाली नहीं होना चाहिए, है ना। राजा का पद खाली होगा तो एक तरह से राज्य के लिए खतरा हो जाता है। और इसी एक बात को ध्यान में रखते हुए अगर राष्ट्रपति बीमार है, राष्ट्रपति है नहीं, एब्सेंट है, या किसी और कारण से उनकी सीट खाली है, तो उस पर वाइस प्रेसिडेंट के लिए पहले ही एक पूरी लिस्ट बनाई गई है। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है राष्ट्रपति के पद पर बैठने के लिए, तब हमारे जो सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो उसकी जगह पर बैठेंगे। अगर सीजेआई भी नहीं है, मान लीजिए एक बहुत लंबी लिस्ट जो है वह बनाई गई है, और यूपीएससी ने इस लिस्ट के बारे में भी पूछा है कि अगर प्रेसिडेंट नहीं है अपने पद पर, तब वहां पर पहले वाइस प्रेसिडेंट को आएंगे, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट की अनुपस्थिति में, आज हम वाइस प्रेसिडेंट की भी ये बात करने वाले हैं ना, अभी मैं पहले लेकिन बता दूं, तो यहां पर वाइस प्रेसिडेंट आएंगे अगर प्रेसिडेंट नहीं है, फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नंबर आएगा राष्ट्रपति बनने का, राष्ट्रपति पद पर कार्य करने का। अगर वो नहीं है तो फिर कोई और जो हमारा वरिष्ठतम जो सीनियर जज है वो आएगा, उसके बाद नहीं है अगर, तो फिर देखो लोकसभा स्पीकर की बात करें, राज्यसभा के बाद और भी हम लोग की बात, उपराष्ट्र उनकी बात करें जो उपसभापति हैं, या फिर लोकसभा में और भी जो बाकी मंत्री मिनिस्टर्स हैं, तो बच्चों यहाँ पर एक पूरी जो हायरार्की है वह बनी हुई है 7-8 लोगों की, वो इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चंस भी आया हुआ है, ठीक है। 74 हमने देख लिया, चलिए इसको एक बार पढ़ लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है और आप सभी, मुझे पूरा भरोसा है कि पढ़ोगे नहीं। आर्टिकल 74(1) कहता है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर at a head to aid and advise the president, who shall in the exercise of his function act in accordance with such advice। हाँ, ये बात भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार ही काम करेगा। ही और भी में अंतर होता है कि मुझे यही चाहिए और मुझे ये भी चाहिए, दोनों चीजों में अंतर है ना। तो यहाँ पर क्या है बच्चों कि यहाँ पर ही वर्ड की बात की गई है कि राष्ट्रपति जो है अपनी शक्तियों का इस्तेमाल, मान लीजिए राष्ट्रपति, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि राष्ट्रपति के द्वारा जो इमरजेंसी प्रोविजन को जो अलाउ किया जाता है, इमरजेंसी आपातकाल लागू किया जाता है, वो अपने मन से लागू किया जाता है, नहीं, वो मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार लागू किया जाता है, ठीक है, संशोधन करके। और ये जो बात लिखी गई ना कि एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द सच एडवाइस, ठीक है, प्रेसिडेंट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंगली कर, ये संविधान में संशोधन करके, याद करो इंदिरा गांधी वाला समय, प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट में रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसीडर सच एडवाइस, है ना, कुछ एडवाइस को रिकंसीडर के लिए कहती है, एंड द प्रेसिडेंट शैल एक्ट। देखो इससे, इस पूरे लाइन से, हर एक लाइन से क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बच्चों। एंड द प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस, तो यहाँ पर सच रिकंसाइडेशन है ना, अगर फिर से पुनर्विचार करके कोई बात आ गई है, अब आपको उस पर ही, उसी के अकॉर्डिंगली जाना है, समझ गए। अच्छा एक बात और सुन लो,
जब हम राष्ट्रपति की बात करेंगे तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वह किस मेथड से होता है, इंपॉर्टेंट है, लिख दूं, है ना। तो यहां पर देखो 5 ईयर के लिए इलेक्ट होंगे इनडायरेक्टली। प्रेसिडेंट जो है, जो प्रेसिडेंट है बच्चों, है ना, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, इनडायरेक्टली इनका ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे फॉर 5 ईयर। और हमने जिन MP एंड MLAs को चुना था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इन दोनों के द्वारा मिलकर इनको चुना गया। अब देखो कौन सी मेथड है, तो वो मेथड भी आपको याद रखनी है बच्चों। तो ये मेथड जो है ये है आपकी प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रिंसिपल ऑफ, अब एक होमवर्क देने वाली हूं मैं आप सभी को, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन with single transferable vote, with single transferable vote, ठीक है। तो आपको ये देखना है, आपके लिए होमवर्क क्या है कि आप इस मेथड को तैयार करें। ये आपके लिए होमवर्क है, ध्यान रखना। मैं बीच बीच में आपको होमवर्क भी देती रहती हूँ ताकि आपको याद रहे। तो बच्चों ये जो है वह आपके लिए होमवर्क हो गया, क्लियर। चलो अब हम देखते हैं आगे कि बच्चों जब हम प्रेसिडेंट की बात करेंगे कि ये किस तरीके से इनका चुनाव होता है। इसके बाद ये देखो कि अगर हम इनके रिमूवल की बात करें तो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूं कि प्रेसिडेंट को अगर हटाना है, ठीक है, इनका जो रिमूवल है वह महाभियोग से होता है, जिसे कोई इम्पीचमेंट कहा जाता है। इम्पीचमेंट प्रोसेस, इम्पीचमेंट, और किस बेसिस पर होगा इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट इनका केवल और केवल एक आधार है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इनका जो महाभियोग की प्रक्रिया है, ठीक है, महाभियोग के द्वारा इनको हटाया जाएगा। और इसका बेसिक क्या होगा, तो यहां पर आएगा इनका जो ग्राउंड है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही, केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही जो राष्ट्रपति हैं उन पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाती है। तो यहाँ पर केवल वर्ड है, केवल वर्ड है, केवल एक ही बात जो है हमारे संविधान में लिखी हुई है। याद रहेगा बच्चों, इनका चुनाव कैसे होता है, कितने साल के लिए होता है, क्या इसकी प्रोसेस है, और प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। कल हमने बात की थी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की, NFP-TP की, और हमने जाना था कि राज्यसभा के लिए, राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए और विधान परिषद के लिए 4 जगह हमने प्रोपोर्शनल सिस्टम को अपनाया है ना। प्रोपोर्शनल सिस्टम को अपनाया है, तो प्रोपोर्शनल सिस्टम के साथ साथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है। इसका मतलब क्या होता है ये आप बताइएगा जल्दी से कमेंट करके बच्चों। तो यहां पर ये हमने बात समझ ली। अब चलिए क्वेश्चन का आंसर करो। इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म देयर आर मैनी मैकेनिज्म दैट इंश्योर, ठीक है, दैट द एग्जीक्यूटिव विल बी आंसरेबल टू एंड कंट्रोल बाय द लेजिस्लेचर और पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स। So the Constitution adopt the parliamentary system of executive for the government both at the national and state level. According to this system, there is a president who is the formal head of state of the India. ठीक है, कार्यपालिका विधायिका या जनप्रतिनिधित्व के प्रति जवाबदेह और नियंत्रित होगी। हमने इसलिए इसको अपनाया मैकेनिज्म को। संविधान ने राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर इसको अपनाया और इसके अनुसार राष्ट्रपति राज्य का औपचारिक प्रमुख होगा। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है, करेक्ट आपसे पूछा है। देखो ये दोनों एक जैसे ही हैं, हम डी को हटा देते हैं, ठीक है। 1, 2 और 3 आंसर, 1, 2 और 3 तीनों ही जो बातें हैं वे इसमें सही हैं। तो यहाँ पर देखो राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में नेहरू जी के द्वारा क्या कहा गया था कि हम जो है वह राष्ट्रपति को एकदम इस तरीके का नहीं बनाना चाहते कि कोई हमने राष्ट्रपति को वास्तविक शक्ति नहीं दी है ना। We did not give him any real power, but we have made his position वन ऑफ अथॉरिटी एंड डिग्निटी। लेकिन इतनी शक्तियां जो है वह दी गई है कि वो जो पद है वह गरिमामय बना रहे। संविधान उसे ना तो वास्तविक कार्यकारी बनाना चाहता है, ना ही एकदम नाम मात्र का प्रधान। द कॉन्स्टिट्यूशन वांट टू क्रिएट नाइदर अ रियल एग्जीक्यूटिव और ना मेयर फिगर हेड, बट अ हेड दैट नाइदर रीजन्स और गवर्न इट वांट टू क्रिएट अ ग्रेट फिगर हेड, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया है बच्चों की इतनी जो शक्तियां हैं वह दी गई हैं
कि ये ना तो ये शासक है और ना शासन करेगा, लेकिन फिर भी उसे एक महान संवैधानिक जो पद है वह हमने बनाया हुआ है। तो ये यहाँ पर नेहरू जी के द्वारा कहा गया था राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। ठीक है, अब चलो हम राष्ट्रपति की शक्तियों की बात हो रही तो कुछ शक्तियां हम देखते हैं। तो देखो बच्चों, बेसिकली जब हम पावर्स की बात करेंगे तो काफी सारी शक्तियां हैं राष्ट्रपति के, कुछ हम विशेष अधिकारों की बात करेंगे। चलो कुछ बातें लिखवा देती हूं। तो देखो, वैसे तो जब आप देखेंगे कि काफी सारी शक्तियां हैं, एग्जीक्यूटिव कार्यकारी शक्तियां होती है, यहां से भी काफी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, कार्यकारी के अलावा कुछ विधायी शक्तियां होती हैं, कुछ कार्यकारी के अलावा विधायी शक्तियां होती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि इमरजेंसी को लेकर आपातकालीन कई शक्तियां होती हैं। ठीक है, कई इमरजेंसी जो पावर है ये राष्ट्रपति को है। तो 2-3 ऐसी शक्तियों के बारे में, और याद रखना इन सभी शक्तियों के अंतर्गत कई और ऐसी शक्तियां हैं जिसका आपको इसके आगे पढ़ना है। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी जो पावर्स हैं वह दी गई हैं, इन पावर्स के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, संविधान में कौन कौन से पावर्स हैं ये आपका होमवर्क हो गया। वैसे तो मैं आपको बता रही हूँ कुछ शक्तियों की हम बात करते हैं, लेकिन आपको विस्तार से बच्चों इसको कवर करना होगा। ठीक है, अब आगे देखो कि यहां पर हम देखेंगे, अभी तक हमने जो जाना है कि प्रेसिडेंट अपनी ये जो पावर्स है इनका यूज कैसे करेगा, अपनी जो ये पावर्स है इनका यूज करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात की गई आर्टिकल 74(1) में। और यहां पर हमने देखा था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो प्रमुख है वह कौन होगा, पीएम होगा। तो यहां पर बच्चों प्रेसिडेंट जो है ये अपने मन से इन शक्तियों का यूज नहीं कर सकता, बल्कि थ्रू आ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही इसका जो यूज है वह कर पाएगा। एंड इसके बाद है बच्चों कि आगे देखो कि रियल एग्जीक्यूटिव हमारे यहाँ क्या है, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वास्तविक जिसके पास कार्यकारी शक्तियां हैं वह कौन है, पीएम है। ठीक है, क्योंकि पीएम हेड ऑफ द स्टेट होगा। इसके अलावा देखो बच्चों, आप कुछ पावर्स की बात करूं तो सबसे पहली शक्ति प्रेसिडेंट की, सबसे पहली शक्ति यह है कि जो भी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लिए जा रहे हैं या लिए जाने वाले हैं, या फिर दिमाग में अगर किसी के कुछ है, स्पेशली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आप देखते हैं कि मुख्य रूप से मतलब जो मेन मिनिस्टर्स होते हैं वो मिनिस्टर्स इसमें होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वह क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट कि इन्हें ऐसे महत्वपूर्ण और नीतिगत जो जानकारियां हैं वह पीएम से मांगने का अधिकार है। तो सबसे पहली शक्ति ये हो गई इनकी कि राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू बी इन्फॉर्म। ठीक है, जानकारी को मांगने का अधिकार है ऑफ ऑल आईएमपी मैटर्स, ऑफ ऑल आईएमपी मैटर्स, एंड जो भी मंत्री परिषद के द्वारा निर्णय लिए गए हैं और आगे लिए जाने वाले हैं उन सभी के बारे में। तो ये पहली बात हो गई। ठीक है, ये हो गया इनका फर्स्ट पावर। अब देखो, अब हम यहाँ पर इनके दूसरे पावर की बात करते हैं, सेकंड। तो सेकंड है बच्चों कि जो प्रेसिडेंट है उनके पास ये शक्ति है, प्रेसिडेंट कैन सेंड बैक, जो हमने पहले भी जान लिया कि जो एड एंड एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से आ रही है उसको वापस रिकंसीडर के लिए भेज सकते हैं। कैन सेंड बैक द एडवाइस, जो सलाह आ रही है, एडवाइस है ना, एंड उसे रिकंसीडर के लिए कहा जा सकता है, पुनर्विचार के लिए, रिकंसीडर करने के लिए कहा जाता है। लेकिन याद रखना कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने, लेकिन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा रिकंसीडर करके इसको अगेन भेज दिया गया, फिर से दोबारा अगेन अगर सेम एडवाइस आ गई, तो फिर इसके बाद जो प्रेसिडेंट है वह बाउंड है। ठीक है, इसके बाद बच्चों जो प्रेसिडेंट है, ये बात मैंने आपको समझा दी ना पहले कि जो प्रेसिडेंट है वह बाउंड है। रिकंसिडरेशन के बाद अगर फिर से कोई एड एंड एडवाइस आएगी तब प्रेसिडेंट इस चीज को मानने के लिए बाध्यकारी हो जाएंगे। अब देखो कि प्रेसिडेंट को कुछ शक्तियां दी गई हैं जिन्हें की वीटो पावर कहा जाता है। प्रेसिडेंट को कुछ शक्तियां दी गई हैं जिन्हें की वीटो पावर कहा जाता है। ठीक है, वीटो पावर में देखो अमेरिका आपके लिए फिर से, यूएसए एंड इंडिया। ठीक है, इसमें आपको तुलना करना है वीटो पावर के बारे में कि वहां के प्रेसिडेंट के पास कितने वीटो हैं और उसमें से कौन सा ऐसा वीटो है जो इंडिया के पास नहीं है, इंडिया के प्रेसिडेंट के पास नहीं है।
तो बच्चों वीटो पावर में, ठीक है, निषेधाधिकार का मतलब क्या होगा कि मान लीजिए आप सभी को पता है कि संसद में हमारी जो पार्लियामेंट है उसमें 3 अंग है, राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट। और राज्यसभा या लोकसभा के बाद कोई भी जो बिल है अगर उसे कानून बनना है तो राष्ट्रपति के साइन चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति को साइन नहीं करने, तो राष्ट्रपति सहमति अपनी कुछ समय के लिए या लंबे समय के लिए रोक सकता है, और यही अधिकार इनके पास है। इसे हम निषेधाधिकार या वीटो पावर कहेंगे। ये कई तरीके का होता है, स्पेशली हम बात करेंगे पॉकेट वीटो की, ठीक है, क्योंकि उसका एक वो भी है, एग्जाम्पल भी है। तो देखो बच्चों कि मान लीजिए किसी बिल पर अपनी सहमति ना दे, किसी बिल पर अपनी सहमति ना दे, और यहां पर एक इंपॉर्टेंट जो है वह क्या है, आपका पॉकेट वीटो है। पॉकेट वीटो का मतलब होता है बच्चों कि सहमति आप कब तक नहीं दोगे। तो जैसे मान लीजिए आपने पॉकेट में कुछ रख लिया, आपको नहीं देना है ना, नहीं निकालना, तो बस यही बात है कि जब आप एक अनलिमिटेड टाइम के लिए, आप पहले से डिफाइन ना करो, और जब आपने विदाउट एनी टाइम लिमिट किसी बिल को रोक लिया, राष्ट्रपति ने विदाउट एनी टाइम लिमिट, विदाउट एनी टाइम लिमिट, देखो याद रखो बच्चों, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है वो लिखवा रही हूं। पॉकेट वीटो का मतलब है कि बिना किसी समय सीमा के निर्धारण के, कि आपको 1 साल में देना है, 2 साल में देना है, 3 साल में देना है, आपने कोई समय सीमा है, विदाउट एनी टाइम लिमिट आपने उस चीज पर अपनी सहमति रोक के रख ली। फॉर एग्जाम्पल 1986 में बच्चों, फॉर एग्जाम्पल 1986 में जब ज्ञानी जेल सिंह प्रेसिडेंट थे, उन्होंने पॉकेट वीटो का यूज किया था इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल पर। इंडियन, ये भी पूछा गया है, मैं यहां लिख देती हूं, है ना, पॉकेट वीटो का यूज कहां किया गया, इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल। तो देखो बच्चों इसमें इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल, क्योंकि इसको क्रिटिसाइज, जानते हो, बार बार ये किया जा रहा था कि जो फ्रीडम, जो प्रेस की फ्रीडम है उस पर रोक लगाने के लिए ये जो पोस्ट ऑफिस बिल है ये लाया जा रहा है, ठीक है। इंडियन पोस्ट ऑफिस जो बिल है, पोस्ट ऑफिस भी लिख लो यहाँ पर, पोस्ट ऑफिस जो बिल है वह लाया जा रहा है। तो बार बार जो है आलोचना इसकी की जा रही थी कि इससे जो प्रेस की स्वतंत्रता है ये बाधित होगी। यहाँ पर राष्ट्रपति की भूमिका इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर मान लो कुछ इस तरीके का जो बिल है वह पास हो गया है ना, कुछ इस तरह का बिल अगर लेकर आई है संसद, तो उस पर रोक लगा सके, और इसलिए यहाँ पर प्रेसिडेंट को ये जो वीटो पावर से दिए गए हैं काफी इंपॉर्टेंट है कि किसी अगर अचानक से या जल्दबाजी में कोई बिल बन गया तो वह कानून ना बन पाए, इसको रोकने और देखने के काम जो है प्रेसिडेंट को दिया गया एक तरीके से, ठीक है। तो बच्चों इंडियन पोस्ट ऑफिस जो बिल है इसको रोक दिया गया था, ठीक है, क्योंकि, और यहां पर कौन थे इस वक्त, ज्ञानी जेल सिंह, ज्ञानी जेल सिंह, ये हमारे उस वक्त प्रेसिडेंट थे, इनके द्वारा पॉकेट वीटो का यूज किया गया था, और भी कई बार इस तरह का यूज किया गया है। अब देखो बच्चों, तो यहां पर एक तो हमने वीटो की बात कर ली और पॉकेट वीटो की बात कर ली, ठीक है। अब हम एक और इंपॉर्टेंट जो पावर है उसकी बात करेंगे, लेकिन वो संविधान ने नहीं दी। वो जो पावर है वह राजनीतिक अस्थिरता देगी, वह पॉलिटिकल जो सर्कमस्टांसेस होते हैं उसके द्वारा मिला। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेकाधिकार का यूज करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपना विवेकाधिकार का यूज करना क्या संवैधानिक है? मतलब राष्ट्रपति को ये जो शक्ति है वह किस तरीके से मिली? तो बच्चों बेसिकली कुछ ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां बन गई, मान लीजिए लोकसभा जो है वह, मतलब लोकसभा भंग हो गई, डिसॉल्व हो गई, जो पीएम है ना, वह किसी कोई भी ऐसी पार्टी नहीं थी जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करेंगे, बस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लोकसभा में अविश्वास अगर पाए, देखो यहां से भी क्वेश्चन आया, चलो मैं पहले इसको लिखवाती हूँ, जरूरी है बच्चों क्योंकि ये, तो इसके आगे, ठीक है, हमने पॉकेट वीटो पढ़ लिया। अब एक और जो तीसरी शक्ति है पीटीओ लिख देती हूं, है ना, अगले पेज पर, चलो आ जाते हैं यहां पर। तो यहां पर देखो बच्चों की तीसरी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो शक्ति है ये पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस से मिलता है। एक तो हमने पावर वीटो की बात कर ली, एग्जाम्पल देख लिया, ज्ञानी जेल सिंह पोस्ट ऑफिस बिल, ठीक है, और एक बात हमने इसके पहले वीटो पावर की बात की, और वीटो पावर के पहले हमने इंफॉर्मेशन की बात की कि जो जानकारियां है, जो इंफॉर्मेशन है वो लेने का अधिकार है, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट को भी है। अब देखो बच्चों, अब फोर्थ जो है इसमें पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस से मिली हुई शक्ति। अगर इस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां बन जाए तो ऐसे में जो राष्ट्रपति हैं उनका हस्तक्षेप जो है वह सरकार में बढ़ जाता है। वैसे तो हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट है वह नाम मात्र के प्रमुख हैं, औपचारिक प्रमुख है ना, एक तरह से सेरेमोनियल हेड हो गए, बट बच्चों अगर मान लो इस तरह की परिस्थितियां बन गई तब उनका हस्तक्षेप बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल है कि गठबंधन की सरकार है, ठीक है, आप देखो कि ये राजनीतिक अस्थिरता ही
जैसे प्रश्न आ गया कि राजनीतिक स्थिरता कौन सी शक्ति प्रदान करेगी राष्ट्रपति को, वीटो पावर, इंफॉर्मेशन की पावर, पावर वीटो, या फिर पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस। तो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस से मिली हुई जो शक्तियां हैं, ठीक है, उसमें क्या है कि जैसे कि हम बात करेंगे कि देखो बच्चों, तीसरा विशेषाधिकार जो है वह राजनीतिक परिस्थितियों के कारण पैदा हुआ, और यहां पर जैसे कि पीएम को अपॉइंट करने की जो शक्ति है, पीएम जो है, आपको याद होगा पीएम को अपॉइंटेड कौन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन इसकी शर्त होती है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसे नियुक्त करेंगे प्रधानमंत्री, जो बहुमत दल का नेता होगा, जो बहुमत दल का नेता होगा उसे ही तो नियुक्त करेंगे ना। बहुमत दल का नेता को पीएम नियुक्त किया जाता है। अब ये लाइन जानते हो क्यों लिखी, क्योंकि इस पे स्टार लगाना था, है ना, क्यों, क्योंकि मन था, नहीं, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। तो यहां पर बच्चों बहुमत दल का नेता, लेकिन मान लो एक ऐसी परिस्थिति बनी, ठीक है, या तो हम गठबंधन की बात कर लें कि अब इसकी जरूरत हो गई, कोई भी जो पार्टी है वह बहुमत से नहीं आ पाई, ठीक है, किसी को भी बहुमत नहीं मिला, तो यहां पर एक तो प्रॉब्लम हो गई गठबंधन की सरकार, कोएलिशन गवर्नमेंट, और दूसरा हो गया कि बच्चों कोई भी गवर्नमेंट ऐसी है नॉट स्टेबल, है ना, सरकार जो है वह कैसी, अस्थिर है, स्थायी नहीं है, अस्थिर है, और गठबंधन की समस्या है, गठबंधन की समस्या ठीक तरीके से अलाइन नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे में राष्ट्रपति का जो हस्तक्षेप है वह बढ़ जाएगा, ऐसे में राष्ट्रपति का जो हस्तक्षेप है वह क्या होगा बच्चों, बढ़ जाएगा, ठीक है। और राष्ट्रपति अब जिसको चाहेंगे कि ये जो व्यक्ति है ये ठीक दिख रहा है, ये इतना पावरफुल है कि लोकसभा में अपने लिए बहुमत बना लेगा और सरकार को चला ले जाएगा, और इसके लिए अब पीएम का ये अब प्रेसिडेंट जो है उनका ये विवेकाधिकार हो गया कि अब वह किसे पीएम चुने और वह किसे इस योग्य समझेंगे। तो ये विवेकाधिकार उन्हें किसने दिया, पीएम की नियुक्ति एक ऐसे समय पे करना जब गठबंधन की सरकार का, जब गठबंधन हो रहा हो और ऐसे में किसी भी पार्टी को बहुमत ना मिल पाए, आपस में गठजोड़ भी ठीक से नहीं कर पाए, और अगर जो पार्टी बन रही है या जो गवर्नमेंट बनेगी वह स्थिर नहीं है, तब ऐसे में प्रेसिडेंट का जो हस्तक्षेप है बच्चों ये बढ़ जाएगा। तो ये क्या हुआ कि पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि जो प्रेसिडेंट है उनको ज्यादा पावर दे दिया, ठीक है, ठीक है, समझ गए इस बात को। अब आगे देखो, अब देखो, अब एक क्वेश्चन के माध्यम से इसके आगे की कहानी जो है, इसके आगे की कहानी हम देखते हैं मेंस के क्वेश्चन, मेंस के क्वेश्चन से आगे की कहानी पढ़ेंगे, ठीक है। देखो कैसे जुड़ेगी, प्रश्न है, द प्रेसिडेंट इज अ फॉर्मल पावर होल्डर एंड अ सेरेमोनियल हेड ऑफ द नेशन, यू मे वंडर व्हाई डू वी नीड अ प्रेसिडेंट। अगर हम ये कह रहे हैं कि ये जो है वह सेरेमोनियल हेड है या फिर हमारे यहाँ फॉर्मल पावर, औपचारिक शक्ति है इनके पास, फिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जो है हमें आवश्यकता है। तो बेसिकली अगर हम इन सारी बातों के बाद हमें मेनली इनकी आवश्यकता पर बात करना है, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, तो सबसे पहले ये देखो कि हमने देखा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद की हमने बात की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर ये काम कर रहे हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है इसका जो अस्तित्व है ना, ये डिपेंड करेगा कि लोकसभा में से बहुमत है या नहीं, डिपेंड्स ऑन द सपोर्ट, डिपेंड्स ऑन द सपोर्ट, डिपेंड ऑन द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इन लेजिस्लेटिव। विधायिका में जब तक इसे बहुमत प्राप्त है इन लेजिस्लेटिव, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर मान लो विश्वास खो दिया, ठीक है, अगर जो मेजोरिटी या जो बहुमत है ये मंत्रिपरिषद के पास नहीं है, ठीक है, तो इसे कभी भी हटाया, जैसा मान लो बहुमत गया तो इसे कभी भी रिमूव किया जा सकता है, रिमूव्ड एट एनी टाइम, रिमूव्ड एट एनी टाइम, है ना। तो यहां पर बच्चों अब ये इस सिचुएशन की मांग हो गई, तो अब इस तरीके की सिचुएशन में हमारा जो शासन व्यवस्था है वह ठीक से, अब फैसले कौन लेगा ये बताओ, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फैसला ले रही थी, फैसला लेने के लिए बॉडी थी, है ना, बॉडी है, और अगर मान लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही डिसॉल्व हो गई, रिमूव हो गई, भंग हो गई, अब ऐसे में डिसीजन कौन लेगा। तो हमारे पास कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना कि शासन व्यवस्था रुके ना, चलती रहे। और ऐसी ही सिचुएशन से बचाने के लिए बच्चों, ठीक है, ऐसी ही सिचुएशन से बचाने के लिए रिक्वायर है प्रेसिडेंट, ऐसे ही सिचुएशन से बचाने के लिए रिक्वायर है कि हमारे पास एक स्थायी रूप से एक फिक्स्ड हेड ऑफ द स्टेट हो,
ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट हो। और यहाँ पर दूसरी बात है कि प्रेसिडेंट इसलिए भी होंगे क्योंकि अब वह गठबंधन या अस्थिरता में किसे पीएम चुन रहे हैं और किसे मौका देंगे कि वह सरकार को बनाए और आगे काम करे। तो बेसिकली बच्चों कि यहाँ पर साइंबॉलिक रिप्रेजेंट द इंटायर कंट्री, है ना। तो यहाँ पर जो राष्ट्रपति हैं ये एक साइंबॉलिक एक तरीके से पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पूरे देश का, और इसी वजह से हमें इनकी जरूरत होती है। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि राष्ट्रपति का पद अगर अलंकारिक है तब भी हमें ये पद क्यों चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दे दो जल्दी से, क्वेश्चन का आंसर दे दो। Where the president can exercise the power using his or her own discretion. The president can send back the advice given by the council of minister and ask the council to reconsider the decision. राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई सलाह को वापस भेज सकता है और निर्णय पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। ठीक है, सेकंड है the council can still send back the same advice and president would then be bound by that advice. परिषद अभी भी उसी सलाह को अगर वापस भेज दे तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य होगा। तो यहाँ पर जो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था, ठीक है, इसने एक एडवाइस भेजी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने वापस भेजी, है ना। यही एडवाइस पहली बार कि भैया इसको एक बार फिर से चेक करके भेजो, फिर से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने सेकंड टाइम रिकंसीडर करके वापस भेज दिया। अब ऐसे में प्रेसिडेंट जो है बच्चों यहाँ पर ये याद रखना कि अब ये क्या है, बाध्यकारी हो गए, बाउंड हो गए। तो ऐसे में कौन सा करेक्ट है, क्या दोनों? हाँ बिल्कुल सही, 3 बार बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग क्वेश्चन रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट्स वीटो पावर। द प्रेसिडेंट ऑल्सो हैज वीटो पावर बाय विच वी कैन withhold और refuse to assent to bill, है ना। अपनी सहमति जो है वह रोक सकते हैं या मना कर सकते हैं किसी बिल विधेयक पर, बट मनी बिल पर नहीं, rather than मनी बिल पास बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, दिस वीटो पावर इज अनलिमिटेड, ये जो शक्ति है वह असीमित है। प्रेसिडेंट कैन जस्ट कीप द बिल पेंडिंग विथ हिम विदाउट एनी टाइम लिमिट, दिस समटाइम रेफर टू एज पॉकेट वीटो, कि राष्ट्रपति बिना किसी समय सीमा के किसी भी बिल को अपने पास लंबित रख सकते, जैसे ज्ञानी जेल सिंह ने रख लिया था 1986 में, है ना। तो यहाँ पर क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, फर्स्ट भी सही है। लेकिन बच्चों जब हम अनलिमिटेड की बात करेंगे ये शब्द गलत लिखा है, अनलिमिटेड नहीं है, क्योंकि आप वीटो करोगे, आपने मना कर दिया कि जाओ फिर से रिकंसीडर करो, लेकिन रिकंसीडर करके फिर वही खेल हो गया कि भाई वापस आ गया, तब तो हाँ करोगे ना। तो अनलिमिटेड कहा, अनलिमिटेड तो तब होती कि जब कितने बार भी वापस कर देते आप, उतने बार मतलब आपको साइन नहीं करना पड़ता, चाहे कितने बार भी आपको जो संसद है वह वापस भेजे उस बिल को, पर आप साइन करने के लिए मजबूर नहीं। लेकिन सेकंड टाइम अगर भेजा है, रिकंसीडर किया, तब तो फिर आपको उसी के साथ आप बाउंड हो। तो यहाँ पर सेकंड जो है वह गलत है ना, सेकंड गलत है, फर्स्ट और थर्ड जो है वह सही है। करेक्ट आपसे पूछा था, करेक्ट कोड आपसे पूछा था, तो 1 और 3, ठीक है, 1 और 3। चलो फर्स्ट वाले को बना लेते हैं, 1 और 3 जो है वह सही होगा। चलो आगे चलते हैं, और अब मैं आपसे वाइस प्रेसिडेंट की बात करूंगी, बहुत थोड़ी सी चर्चा करूंगी। याद रखना प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो है इनका चुनाव जो है वह लगभग एक ही जैसी विधि से होता है, अंतर बस इतना होता है, अंतर जानते हो किस बात का है? द ओनली डिफरेंस is that member of state legislature are not the part of electoral college, और यहाँ पर एक स्टार बना देती हूँ। ठीक है, अंतर कितना है? यूपीएससी पूछ चुका है, अंतर केवल इतना है बच्चों कि जो स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट है उनके इलेक्टोरल कॉलेज में पार्ट लिया था, उनके उसमें पार्ट लिया था, बट वाइस प्रेसिडेंट में नहीं रहेंगे। ठीक है, द वाइस प्रेसिडेंट में बी रिमूव from this office from his office by a resolution of the Rajya Sabha, pass a majority and agree to the Lok Sabha। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये सेंटेंस, ठीक है, कि अगर इन्हें हटाना है इनके पद से, तब राज्यसभा इस आशय से एक प्रस्ताव पारित करेगी, पारित होने के बाद, बहुमत से पारित होने के बाद लोकसभा के पास भेज देगी। ठीक है, साथ ही देखो वाइस प्रेसिडेंट जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा। एक्स ऑफिशियो दैट मीन्स बच्चों पदेन, है ना। पदेन का मतलब है कि आप एक पद पर, जैसे कि हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे तो जो भी हमारा आरबीआई का गवर्नर है वह अपने आप ही मॉनेटरी पॉलिसी का, हमारे मॉनेटरी जो हमारे कमेटी है उसका चेयरपर्सन हो जाएगा। यानी आप एक पद पर रहते हुए दूसरे के अधिकारी अपने आप हो जाए, दैट इज कॉल्ड एक्स ऑफिशियो पदेन। तो यहाँ पर जो भी उपराष्ट्रपति है वो वही राज्यसभा का सभापति है। ठीक है,
So the vice president act the ex officio chairman of the Rajya Sabha and take over the office of the president when there is a vacancy by a reason of death, resignation, removal, impeachment of other advice. तो यहाँ पर ऐसे 4 बातें लिखी है कि मृत्यु के कारण, डेजिग्नेशन के कारण, को हटाए जाने के कारण, इंपीचमेंट के हटाए जाने के कारण जब उनका जो पद है वैकेंट रहेगा तो ऐसे में वाइस प्रेसिडेंट। अब देखो एक लाइन और जो कि यूपीएससी ने पूछा है बच्चों, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर देखो ये जो प्रेसिडेंट बने, जो वाइस प्रेसिडेंट जो है, ठीक है, ये प्रेसिडेंट जो बने वे कितने समय के लिए बनेंगे? तो क्या जो आपका मान लीजिए 5 साल के लिए राष्ट्रपति बना, तो क्या अगर 6 मंथ या 1 ईयर के बाद ही राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो क्या अगले 4 साल वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट रहेंगे? नहीं, जब तक नेक्स्ट हमारे जो प्रेसिडेंट है उनका चुनाव नहीं हो जाता, केवल तब तक, मतलब उस अवधि तक जब तक चुनाव नहीं हो जाता, समझे? तो यहाँ पर प्रेसिडेंट ओनली अंटिल अ न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। ठीक है, तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां जहां से क्वेश्चन आते हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे, अब हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करेंगे। अभी कौन है? श्री जगदीप धनखड़ है ना वाइस प्रेसिडेंट। आपको बताना है कि ये कौन से नंबर के हैं। चलो, अब यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर 5 ईयर, 5 ईयर के लिए होंगे। द वाइस प्रेसिडेंट मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ अ राज्यसभा पास बाय अ मेजोरिटी एंड एग्रीड टू बाय द लोकसभा। लोकसभा का एग्रीड होना जरूरी है क्या? द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज द प्रेसिडेंट ओनली अंटिल अ न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। और अगर ऐसा होगा कि पूरा जो इंटायर पूरा टेन्योर था, पूरा ऑफिस पीरियड था प्रेसिडेंट का, वो गलत हो जाएगा। तो ओनली, केवल तभी तक जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता। सो बच्चों आंसर इज 1, 2 एंड 3। ठीक है, 2 एक जैसे हैं, ऑप्शन नंबर सी लगा लो। अब आगे चलते हैं और अब हम बात करेंगे पीएम की एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। तो बच्चों पीएम, और अगर हम प्राइम मिनिस्टर देखें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखें, तो हम देखते हैं कि किस तरीके से ये नेशनल गवर्नमेंट जो है वह बना रहे हैं, उसको रन करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो बेसिकली बच्चों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पीएम के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अब देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद, जो मुख्य मंत्रियों का समूह है, मंत्री परिषद, इसमें कई तरह के मंत्री होते हैं मुख्य रूप से, जैसे कि हम कैबिनेट मंत्री की बात करेंगे, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री की बात करेंगे और राज्य मंत्री की बात करेंगे। ठीक है, 3 तरह के मंत्री होते हैं मुख्य रूप से। और ये जो है एक छोटा सा समूह होता है मंत्रियों का जो ज्यादातर डिसीजंस लेता है। तो पीएम आपको पता है कि भाई हेड है ना, तो यहाँ पर हमारे सरकार का प्रमुख पीएम है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और ऐसा ग्रुप हो गया जो इनके पीछे है। अब आगे याद रखो, अब कुछ और बातें हमें समझनी है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, इनकी संख्या कितनी हो और इनका जो साइज है, ठीक है, कितनी संख्या होगी इनकी, यहां पर एक स्टार लगा दूं। हाँ, जरूरी है क्योंकि ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। पहले बड़ी समस्या होती थी क्या सबको मंत्री बना दे, सबको मंत्री बनना है ना, सबको जो है वह मालिक बनना है, सबको आगे आना है। तो अब ऐसे में परेशानी बहुत ज्यादा थी और ऐसे में जब तक एक संविधान संशोधन नहीं हुआ था उसके पहले तक अपनी आवश्यकता या इच्छा के अनुसार कितने भी जो मंत्री है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में उसको शामिल किया जा सकता था। लेकिन बच्चों अब जब इशू होने लगे कि क्या सभी को हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में शामिल करेंगे, तब याद रखना कि इसका 91st अमेंडमेंट होता है, एक 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन होता है बच्चों। ठीक है, 2003 में, और इसकी जो संख्या उसे फिक्स कर दिया गया, इसका जो साइज है, जो संख्या उसे फिक्स कर दिया और कहा नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा, टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा, ना कि राज्यसभा। याद रखना इस बात को कि लोकसभा के सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती, ऐसा 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके जो साइज है इसका निर्धारित कर दिया। ठीक है, क्लियर है। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सुनो कि आपने बार बार ये सुना होगा कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, एकजुटता का सिद्धांत या सामूहिकता का सिद्धांत है ना, कि ये लोग जो है वे एक साथ तैरेंगे और एक साथ डूब जाएंगे। ऐसा किसके बारे में कहा जाता है? तो पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में कहा जाता है। सामूहिकता का सिद्धांत की आखिर एक गया तो सब आउट हो गए, ठीक है, वो वाली कहानी इसमें हो जाती है। तो आखिर ऐसा क्यों है? चलो पहले इस क्वेश्चन का आंसर दो, फिर समझाती हूं।
इंटरेस्टिंग है ये लास्ट आपको समझना है, इसके बाद तो सारी चीजें ऐसे ही बता दूंगी। ये सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर in a parliamentary form of executive it is essential that a PM has the support of the majority in the Rajya Sabha। ना राज्यसभा में बहुमत चाहिए या राज्यसभा में नहीं चाहिए, कहाँ की बात हो रही है भाई, ठीक से पढ़ो, राज्यसभा, ठीक है, ध्यान रखना। फॉर्मली अ लीडर, आधे बच्चों को तो अभी भी नहीं समझ में आया होगा कि क्या प्रैंक चल रहा है। फॉर्मली अ लीडर हु हैज द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इज एन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एज प्राइम मिनिस्टर। कार्यपालिका के संसदीय स्वरूप में यह आवश्यक है कि पीएम राज्यसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। राज्यसभा नहीं है बच्चों, लोकसभा है ना, गलत हो गया, ये राज्यसभा नहीं है, लोकसभा। बस ऐसे ही छोटे छोटे जो शब्द है ना, वहां से गलती आपसे करवाई जाती है। अ लीडर हु हैज द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी, हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि बहुमत का जो समर्थन प्राप्त करने वाला नेता होगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उसे ही नियुक्त कर सकते हैं। अगर यहाँ पर ही लिखा होता कि प्रधानमंत्री किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को पीएम नियुक्त कर सकते हैं, वो गलत हो जाएगा। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर करेक्ट आपसे पूछा है, सो ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बताओ। सबसे फर्स्ट है कि ये वाला जो लाइन है ना, ये रिसेंटली यूपीएससी ने पूछा है, 3 स्टार लगा दो। बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चों, इस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना। इस चैप्टर को एटलीस्ट मैं आपको होमवर्क देती हूँ, कम से कम 5 बार तो पढ़ो, कम से कम, है ना, 2-3 बार जोर से पढ़ो आराम से, फिर नोट्स बनाओ, फिर याद करो। एटलीस्ट 5 टाइम रीडिंग मांगता है ये चैप्टर, बहुत क्वेश्चन आते हैं। द पीएम एंड ऑल द मिनिस्टर हैव टू बी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री जो है वह संसद का सदस्य होना चाहिए। If someone become a minister or PM without being an MP, such a person has to get elected parliament with 1 year। ये भी यूपीएससी ने पूछा था कि अगर कोई व्यक्ति सांसद नहीं है लेकिन मंत्री बन गया, तो ऐसे में वो व्यक्ति 1 वर्ष के अंदर उसे संसद का सदस्य बनना होगा। ये बात तो सही है कि उसे संसद का सदस्य बनना होगा, लेकिन ये जो अवधि है ये 1 ईयर नहीं है बच्चों, ये जो अवधि है ये 6 मंथ है, कि 6 माह के अंदर उसे संसद का सदस्य बनना होगा। ठीक है, 6 माह के अंदर। सो फर्स्ट रॉन्ग हो गया, सेकंड रॉन्ग हो गया, फर्स्ट बिल्कुल सही है। क्लियर है, आया समझ में? चलो अब हम चलते हैं, सामूहिकता की थोड़ी सी हमें बात करनी है। ठीक है, समझ लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में सबसे पहले देखो बच्चों कि अगर हम ये कहते हैं कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि हमें राष्ट्रपति की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगर जो मंत्री परिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, जिसका की जो हेड है वह पीएम है, की जो हेड है वह कौन है? पीएम है। और ऐसे में अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अस्तित्व कब तक है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, याद रखना, इसका अस्तित्व तभी तक है जब तक कि इसको लोकसभा में विश्वास प्राप्त है, लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। जैसे ही अविश्वास होगा और वैसे ही ये जो है वह डिसॉल्व हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों मंत्री परिषद, एक पॉइंट लिख रही हूं, बहुत जरूरी है, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से, देखो इतने बड़े बड़े चैप्टर हैं और एक साथ पढ़ा देती तो कम से कम 6 घंटे की क्लास होती। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्लास को स्किप मत किया करो, कंटिन्यू बने रहो। सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, ठीक है। और ऐसे में अगर जो मंत्री परिषद है यह लोकसभा में विश्वास खो दे, ठीक है, सारी चीजें इंग्लिश में भी बताऊंगी, इंपॉर्टेंट लाइन है इसलिए हिंदी में लिख रही हूँ, 2 लाइन्स है ना। तो यहां पर बच्चों याद रखना कि अगर लोकसभा में विश्वास खो दे तो इसे त्यागपत्र देना पड़ता है, पड़ेगा, ठीक है, रिजाइन करना पड़ेगा। और इसी वजह से यह कहा जाता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है लोकसभा के लिए उत्तरदायी है। अब आगे चलते हैं। तो सबसे फर्स्ट देखो, सबसे फर्स्ट है इसमें कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इसे हम COM लिख दे, ऐसे लिख दे, समझ जाओगे, है ना, कॉमर्स मत समझ जाना। तो बच्चों यहां पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, ठीक है, काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर है, याद रखना कि ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है।
3-4 बातें इसमें बताऊंगी। ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, सामूहिक रूप से जवाबदेह है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, टू द लोकसभा। इसका मतलब क्या है, ये यूपीएससी ने पूछा था कि सामूहिक रूप से उत्तरदायी का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि एक गया तो सब आउट हो गए, ठीक है, एक गया तो सब आउट हो गए। तो यहां पर अगर लोकसभा में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है बच्चों, इसने अगर अपना जो कॉन्फिडेंस है, ठीक है, जो विश्वास है वह खो दिया, लूजेस कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस जो है वह इसने लूज कर दिया, तो ऐसे में इसको रिजाइन करना होगा, ऐसे में इसको रिजाइन करना होगा। ये पहली कंडीशन थी, ठीक है, ये जो है ये पहली कंडीशन थी, याद रखना इस बात को कि अगर सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, विश्वास खोया और ये चली गई, आउट हो गई। अब इसमें ये पहली बात हो गई। अब देखो सेकंड, इसमें सेकंड एक और कॉन्सेप्ट क्या आता है सामूहिकता के सिद्धांत में। चूंकि बच्चों एकजुटता का एक सिद्धांत है, ये तो उत्तरदायी है सामूहिक रूप से, इसकी बात हो गई। अब एक और सिद्धांत देखो, एकजुटता का सिद्धांत, एकजुटता का सिद्धांत, ये क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ सॉलिडेरिटी, ठीक है, RITY है, सॉलिडेरिटी। तो बच्चों इसमें क्या है कि अगर नो कॉन्फिडेंस जो है वह एक मेंबर के लिए आता है, अविश्वास का जो प्रस्ताव है, नो कॉन्फिडेंस जो मोशन है, अविश्वास जो प्रस्ताव है एक के लिए अगर आएगा, इसलिए सबको बचाने का प्रयास करते हैं ना, चोर चोर मौसरे भाई टाइप से। तो यहां पर देखो बच्चों कि अगर यहां पर किसी भी एक के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, तो ऐसे में अगेंस्ट अ सिंगल मेंबर, अगेंस्ट अ सिंगल मेंबर, है ना, तो ऐसे में बच्चों रिजाइन करना होगा पूरे इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, है ना। तो यहां पर जो रिजाइन करने का काम है, रेजिग्नेशन ऑफ द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, COM, याद रखना ये COM का फुल फॉर्म क्या है। अब एक और कंडीशन जो कि यूपीएससी ने फिर से पूछी थी, और उस कंडीशन में था बच्चों कि मान लो कोई एक ऐसा मिनिस्टर है जो कि कैबिनेट की जो निर्णय है उसको नहीं मानता है, तो उसको भी रिजाइन करना पड़ेगा। ये है सामूहिकता और एकजुटता का सिद्धांत, ठीक है, कि मान लीजिए कोई एक मिनिस्टर है जो कि कैबिनेट का जो डिसीजन है, जो मुख्य सलाह बनी है सभी के बीच में, जैसे विप जारी करना सुना है आपने, पढ़ेंगे हम उसको कभी, है ना। तो अगर ये कहता है कि भैया हम जो है वह एग्री नहीं है, नॉट एग्री, तो ऐसे में क्या होगा कि ये जो पॉलिसी कहती है कि भैया एग्री नहीं हो तो चले जाओ, रिजाइन कर दो। तो एक बात ये हो गई कि अगर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है ना, अगर विश्वास लोकसभा में गया, इसका मतलब रिजाइन कर दो। दूसरी बात कही एकजुटता के सिद्धांत ने, सॉलिडेरिटी में कि नो कॉन्फिडेंस जो है वह आया, और ऐसे में अगर एक मेंबर के लिए भी नो कॉन्फिडेंस होता है तो ऑल इंटायर जो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है इसके द्वारा रिजाइन किया जाएगा। और अंतिम बात ये है, अंतिम और महत्वपूर्ण बात, कि चांद के बीच में, मतलब आसमान में जो तारे की संज्ञा दी जाती है ना पीएम को, कि पीएम के पास बहुत सारी शक्तियां हैं। और बच्चों ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ना, जानते हो उसका अस्तित्व किससे, पीएम से है। तो यहाँ पर चौथा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब पीएम अपनी ओथ लेगा ना, जब पीएम के द्वारा शपथ ली जाती है, उसके बाद ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अस्तित्व में आती है। पीएम के बिना इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई अस्तित्व नहीं है। तो याद रखना कि पीएम की जो पोजीशन है वह सर्वोपरि है, प्रीएमिनेंट पोजीशन है इस संसदीय व्यवस्था में, है ना। पीएम की जो पोजीशन है बच्चों वह कैसी है, प्रीएमिनेंट है, यानी सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे में एक काउंसिल का जो एग्जिस्टेंस है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, इसका जो अस्तित्व है, जो एग्जिस्टेंस है, ये पीएम से ही है। और अगर जो पीएम है, मान लो इनकी मृत्यु हो गई, मान लो इनके द्वारा रेजिग्नेशन, रिजाइन कर दिया गया, तो यहां पर ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, ये ऑटोमेटिकली, इसको डिसॉल्व नहीं करने जाना है कि भैया आप तुम डिसॉल्व हो, ये बच्चों ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी, भंग हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, भंग हो जाएगी, ठीक है। और इसलिए नेहरू जी ने क्या कहा था, पीएम को कहा था सरकार की केंद्रीय धुरी की संज्ञा दी थी। तो पीएम को केंद्रीय धुरी की संज्ञा दी सरकार की, मतलब पूरी सरकार जिस पर घूम रही है, केंद्रीय धुरी। जैसे आपने चक्र देखा है ना, तो एक चक्र में बीच में ऐसा पॉइंट होता है जिससे सारे स्पोक्स जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर ये जो धुरी है ना, ये है पीएम, ठीक है। और ये संज्ञा किसने दी थी, नेहरू जी ने।
तो यहाँ पर नेहरू जी ने क्या कहा था, द लिंक पिन ऑफ द गवर्नमेंट। पीएम को क्या कहा था, द लिंक पिन ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार की केंद्रीय धुरी की संज्ञा किसने दी थी और क्यों दी थी? क्योंकि अगर पीएम नहीं है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इसका कोई अस्तित्व जो है वह नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात किसकी हो गई, आपकी पीएम की हो गई। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सामूहिक, अगर मान लीजिए प्रश्न आए कि एक लोकसभा में इनका जो बहुमत है, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है इसके अस्तित्व के लिए जरूरी है कि लोकसभा में बहुमत रहे। सामूहिकता का सिद्धांत क्या कहता है, ठीक है, या फिर एकजुटता का सिद्धांत क्या कहता है, या फिर अगर प्रश्न आता है कि जो पीएम है उसे क्यों सरकार की केंद्रीय धुरी कहा जाता है, तब भी आपको यही बात लिखनी है। ठीक है, तब भी आपको यही बात लिखनी है बच्चों। क्लियर हुआ? चलो अब हम चलते हैं। साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मैंने बता दिया कि 91st अमेंडमेंट था 2003 में। ठीक, और इसमें यह कहा गया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शेल नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर द हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल यानी यहाँ पर लोकसभा की बात की जा रही है। ठीक है, राज्यसभा की बात नहीं की जा रही है, ध्यान रखना। और यही बात राज्यों में लागू है। चलो अब इन दो क्वेश्चंस के आंसर दो। दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इज दैट। पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव का मोस्ट फीचर क्या है? कार्यपालिका नियमित रूप से विधायिका के नियंत्रण पर्यवेक्षण के अधीन रहती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। सामूहिक उत्तरदायित्व कैबिनेट की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है। द एग्जीक्यूटिव इज रूटीनली अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द लेजिस्लेचर। ये बात तो हम समझ गए, पहले पढ़ ली। लेकिन अभी हमने जाना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल प्रेसिडेंट के लिए या फिर लोकसभा के लिए है। आप जानते मैं जान के ऐसे सेंटेंस रखती हूं क्योंकि ये सेंटेंस यूपीएससी ने पूछा था। आगे है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द सॉलिडेरिटी ऑफ कैबिनेट, है ना। सामूहिक उत्तरदायित्व कैबिनेट की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है। सेकंड इसमें रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट देखें तो 1 एंड जो 3 है ये करेक्ट है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हम 1 एंड 3 कर लेते हैं, ये जो दोनों है ये करेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखो जब हम प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो इनके जो पावर का सोर्स है वह क्या है? कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण, लीडरशिप ऑफ लोकसभा, लोकसभा का नेतृत्व, कमांड ओवर द ब्यूरोक्रेटिक मशीन, नौकरशाही पर कमांड, मीडिया तक पहुंच या प्रोजेक्शन ऑफ द पर्सनैलिटी ड्यूरिंग द इलेक्शंस, चुनाव के दौरान व्यक्तित्व का उभार। तो कौन से ऐसे सोर्स है जो कि जो पीएम है उनकी शक्ति के सोर्स है? तो आंसर क्या होगा इसमें? 1 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर डी। ये सभी, इन सभी से जो प्रधानमंत्री की छवि है वह उभरती है। अब लास्ट है आपका ब्यूरोक्रेसी। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि ब्यूरोक्रेसी मतलब क्या? ब्यूरोक्रेसी मतलब कि आप जो नीतियां बन रही हैं मंत्री मिनिस्टर्स के द्वारा उसको लागू करने का एक तंत्र, ये ब्यूरोक्रेसी है, ये नौकरशाही है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ऑर्गन में ब्यूरोक्रेसी आता है, नौकरशाह आता है। और ऐसे में देखो कि एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूं कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव, देखो बच्चों पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि एक होती है आपकी परमानेंट और दूसरी होती है आपकी नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका दो प्रकार की होती है। नॉन परमानेंट में आपके नेता मंत्री मिनिस्टर्स आएंगे जो कि एक फिक्स टेन्योर के लिए हैं, बट परमानेंट स्थायी कार्यपालिका में जो है वह सिविल सर्वेंट आएंगे। और ऐसे में यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है। फर्स्ट आपसे कहता है इन अ डेमोक्रेसी द इलेक्टेड representative and the minister are in charge of government and the administration is under their control and supervision। लोकतंत्र में जो निर्वाचित प्रतिनिधि है, निर्वाचित है ना, और मंत्री, ये इनके प्रभारी होंगे और प्रशासन इनके नियंत्रण पर्यवेक्षण में होगा। डेफिनेटली आप देखेंगे हर एक मंत्री के पास एक सचिव होता है जो कि एक आईएएस रैंक का अधिकारी होता है। ठीक है, इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम द लेजिस्लेचर ऑल्सो एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। क्या संसदीय प्रणाली में जो विधायिका है उसका एडमिनिस्ट्रेशन पर भी कंट्रोल रहता है? अरे भैया बिल्कुल रहता है ना। एंड द ब्यूरोक्रेसी इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू बी पॉलिटिकली न्यूट्रल। पॉलिटिकली न्यूट्रलिटी का मतलब होता है कि मान लो एक पार्टी जाएगी, दूसरी पार्टी आएगी, पर उस पार्टी ने जो नीतियां बनाई थी आप उसको भी लागू कर रहे थे, बिकॉज ब्यूरोक्रेसी इज द पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, है ना। और अगर मान लो अब दूसरी पार्टी आ गई बच्चों, अब वो नीतियां बदल देगी तो आपको उन नीतियों को लागू कराना है। आप ये नहीं कह सकते नहीं मैं केवल उसी पार्टी की नीति के लिए काम करूंगा। तो यहाँ पर पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी की जो बात है ये स्थायी कार्यपालिका से ऐसी उम्मीद की जाती है। और इस तरीके से 1 2 3, ठीक है। चलो अब आगे देखो, जब हम ब्यूरोक्रेसी की बात करेंगे तो सिविल सर्विसेज जो है वह 3 तरीके की हो सकती है। 3 इसका वर्गीकरण, टाइप ऑफ सिविल सर्विसेज। फर्स्ट आईएएस आईपीएस, सभी को आईएएस बनना है भले उसमें 100 सीट हो। तो यहाँ पर ऑल इंडिया सर्विसेज
की बात करेंगे, अखिल भारतीय सेवाएं। सबसे पहले तो ये बताओ कि लोकसभा या राज्यसभा, अगर कोई नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना है, ऑल इंडिया लेवल की जो सर्विस है, अगर उसको बनाना है, तब उसके लिए कौन प्रस्ताव ला सकता है? राज्यसभा और लोकसभा, किसके पास इसका विशेष अधिकार है? राज्यसभा। ध्यान रखना डेफिनेटली, है ना। कौन सा आर्टिकल है, कमेंट करके बताओ। तो ऑल इंडिया सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएएस का फुल फॉर्म, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है, भारतीय पुलिस सेवा। तो बच्चों ये कैसे काम करेंगे? तो इनको मान लीजिए जो आपका जो कैडर सिस्टम है वह अलग अलग हो गया। तो मान लो आपको अगर हिंदी बेल्ट के जो 5-6 स्टेट है, या फिर आपको सारी यूटीज मिली, तो जो आपको यूटीज दी गई या स्टेट दिए गए, आप उसमें काम करोगे। तो जिस प्रदेश में भेजा जाएगा आप वहीं काम करोगे, और लेकिन आप डेपुटेशन पर आप सेंट्रल आएंगे, है ना, केंद्र भेजा जा सकता है। अब देखो केंद्र स्तर की सेवाएं, सेंट्रल सर्विसेज क्या होती है? सभी को पता है कि जो ऑल इंडिया लेवल की सर्विसेज हैं, आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी इसके एग्जाम लेता है ना, आप सभी तैयारी भी कर रहे हैं। तो बच्चों सेंट्रल सर्विसेज में आएगा जैसे कि आप फॉरेन आईएफएस जो है ना, फॉरेन सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, जो कि विदेश सेवा कहलाती है और भारत के लिए विदेशों में काम करते हैं, वो फॉरेन सर्विस हो गई, ठीक है। फिर कस्टम सर्विस है। सेंट्रल सर्विस मतलब केंद्र सरकार के दफ्तर में काम करेंगे, या तो राजधानी में, या फिर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑफिस है वह कहीं किसी और जगह है तो वहां पर जाके काम करेंगे, ये सेंट्रल सर्विसेज होती है। स्टेट सर्विस आप सभी जानते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर हम एमपी की बात करें, यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, राजस्थान की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, कश्मीर की बात करें, अरुणाचल की बात करें, तो मान लो इनके यहाँ के जो पीएससी एग्जाम्स होते हैं, सिविल सर्विस एग्जाम होते हैं, जब आप उससे निकलते हो तो उस राज्य में अपनी सर्विसेज देते हो, वो आपकी स्टेट सर्विस हो गई, ठीक है। क्लियर है? चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो। लास्ट का थोड़ा सा तेज हो गया ना, इसके पहले भी हम हालांकि इसको पढ़ चुके हैं, इसको परमानेंट, एग्जीक्यूटिव एंड नॉन परमानेंट को। तो आगे देखो परमानेंट एग्जीक्यूटिव के बारे में आपके पास 4 स्टेटमेंट है, और यहाँ मैंने आपसे पूछा है कि आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। द यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हैज बीन इंट्रस्टेड विद द टास्क of conducting the process of requirement of the civil servant and government of India। संघ लोक सेवा आयोग को भारत सरकार के सिविल सेवकों की भर्ती प्रक्रिया का कार्य सौंपा गया है, बिल्कुल सही। राज्यों के लिए भी इसी प्रकार के लोक सेवा आयोग दिए गए हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। सिमिलर पब्लिक सर्विस कमीशन है। मेंबर ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड फॉर अ फिक्स टर्म, ठीक है। लोक सेवा आयोग के जो सदस्य निश्चित अवधि के लिए चुने जाते हैं क्या? हाँ बिल्कुल सही। The removal and suspension is subject to a thorough inquiry made by a judge of a high court। बच्चों अगर देखो परमानेंट एग्जीक्यूटिव में स्पेशली अगर हम यूपीएससी से सिलेक्टेड बात करें कि ऑफिसर्स की, तो यहाँ पर उनका जो रिमूवल है, उनको हटाया जाना या उनका निलंबन किया जाना कोई भी नहीं कर सकता। एक आर्टिकल है, जब आप पब एड को पढ़ते हैं तो आप एक आर्टिकल पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें ये कहा गया है कि इसमें जो ये ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको अनावश्यक सुरक्षा दी गई है कि इन्हें कोई नहीं हटा सकता। बेसिकली उसमें कहा यह जाता है, वो आर्टिकल आप सभी मुझे बताएंगे इसलिए नहीं बता रही हूँ मैं, जो पब एड के बच्चे होंगे वो तो जान गए होंगे, है ना। उसमें ये कहा जाता है कि ये जो आर्टिकल है वह अनावश्यक एक सेफ गार्ड है। तो यहाँ पे ऑफिसर्स को पता रहता है कि हमें तो कोई नहीं हटा सकता। क्यों? क्योंकि आप जो है वह राष्ट्रपति, आपका जो अपॉइंटमेंट है राष्ट्रपति का जो साइन है वह होते हैं, और ऐसे में राष्ट्रपति से या फिर जिस अधिकारी ने आपको नियुक्त किया है उससे नीचे की रैंक का अधिकारी आपको हटा नहीं सकता, और राष्ट्रपति से नीचे, राष्ट्रपति से ऊपर कोई है नहीं। तो इसलिए आपको एक ऐसी सुरक्षा प्रदान कर दी जाती है। रिमूवल और सस्पेंशन आप जानते हैं कैसे होगा? तो हाई कोर्ट नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश उस चीज की जांच करेगा, कमेटी बिठाएगा, तब जाके सस्पेंशन। हाई कोर्ट के बस की बात नहीं है हटाना। तो इसलिए बच्चों बहुत सुरक्षा दी जाती है, इसलिए यूपीएससी से सेलेक्ट हो लो, है ना। बहुत आसान नहीं होता हटाना। तो यहाँ पर ये हमने बात कर ली। चलो 1-2 क्वेश्चन का आंसर और दे दो, फिर आगे चलते हैं, मतलब कल की क्लास देखेंगे फिर। अब विच ऑफ द स्टेटमेंट, बहुत कुछ था ना पढ़ने के लिए आज। सीखे आप सभी या नहीं ये बताओ, समझ में आया? बहुत सारा हमने एग्जीक्यूटिव के बारे में जाना, बहुत सारी चीज़ों को हमने इसमें जोड़ा। आई होप आप समझ पाए होंगे। और अगर ऐसा लग रहा है कि कंटेंट मैम ने बहुत ज़्यादा पढ़ा दी, फिर से पढ़ लो, एक बार फिर से क्लास देखो, फास्ट करके देखो, 2x पे देखो, 3x पे देखो। वैसे मैं ऑलरेडी इतनी जल्दी पढ़ाती हूँ, अगर आप 2x पे करोगे तो सारी चीज़ें फिक्स हो जाएंगी, समझ ही नहीं पाओगे। परमानेंट एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करें, इनकरेक्ट हमें फाइंड करना है। एन IAS IPS ऑफिसर इज असाइंड टू अ पर्टिकुलर स्टेट where he or she work under the supervision of the state government। IAS IPS अधिकारी एक विशेष राज्य में नियुक्त कर दिए और सरकार की देखरेख में काम कर रहे हैं, राज्य सरकार की देखरेख में काम कर रहे हैं। नियुक्त सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है, लेकिन अगर मान लो आप MP चले गए तो आप MP की जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट, उसकी देखरेख में काम करोगे। बात बिल्कुल सही है।
IAS IPS officer are appointed by the central government, they can go back into the service of the central government. क्या वे अगर केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त है तो उसकी सेवा में वापस जा सकते हैं डेपुटेशन पे? बिल्कुल जा सकते हैं. स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कैन टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट देम. अगर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी है तो राज्य और केंद्र सरकार दोनों कर सकता है. ये गलत है बच्चों, ये गलत है. जानते हो क्यों? केवल ओनली स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकता. तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसमें इनकरेक्ट हो गया है ना. तो याद रखना कि केवल और केवल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार है, वही इनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है. इसलिए बहुत ज्यादा सेफ गार्ड दिए गए हैं इस नौकरी में, है ना. तो बच्चों यहां पर याद रखना है आपको इस बात को. क्लियर? चलो अब एक क्वेश्चन और देखो. ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का है और यही क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, कुछ भाषा बदली थी. ये इंपॉर्टेंस है एनसीईआरटी का बच्चों, इसलिए प्लीज स्किप मत करो. क्लासेस को आपको कंसिस्टेंसी के साथ देखना है. क्लास 11 की सभी एनसीईआरटीज आपको इंपॉर्टेंट है, बट क्लास 11 और 12 की एनसीईआरटी में इतना सारा कॉन्सेप्ट है, अगर आप 6, 7, 8 का बेसिक समझ जाते हैं तब आप आसानी से हजम कर जाओगे, आज आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा. वरना फिर आपका हजमा बिगड़ेगा, क्योंकि आप देखो आज हमने कितने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े, और ऐसे में अगर आपका कुछ बेसिक क्लियर नहीं है कि मैम स्थायी कार्यपालिका किसे कहते हैं या फिर नॉन फिक्स जो है वह कौन कौन होगा, तो यहां से आपको प्रॉब्लम होगी. तो कुछ ऐसा पोर्शन है जो बच्चे कहते हैं मैम क्या 6, 7 पढ़े या छोड़ दे, तो उनके लिए यही आंसर है बच्चों कि जहां आपको जरूरत होती है ना बेसिक की, वहां आपका कुछ मैच नहीं, इंटरलिंकिंग नहीं हो पाती चीजें. तो आपको इसीलिए पूरा 6 से 12, और समय भी कितना लगता है ये बताओ. 6 से अगर आप 10 तक आते हो, आप सीरियस और सिंसियर स्टूडेंट, मुझे लगता है 3 से 4 दिन बहुत ज्यादा सफिशिएंट है विथ नोट्स बनाने में, इससे ज्यादा दिन नहीं लगेंगे. पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव मीन्स क्या है इसका मतलब? एग्जीक्यूटिव वेयर देयर इज अ पार्लियामेंट, नो. जहां संसद है वहां संसदीय कार्यपालिका है, नहीं. एग्जीक्यूटिव इलेक्टेड, देखो सबसे ज्यादा फेमस क्या है इसमें, सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुसमर्थन पर, जो बहुमत के समर्थन पर आधारित हो, है ना. तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी. इसके अलावा देखो जो मैंने आपको बताया था इसके पहले, मैच द फॉलोइंग हम समझ चुके हैं ना. इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मतलब जो इंडियन मिशन अब्रॉड के लिए काम करेंगे. स्टेट सिविल सर्विस मतलब जो कि पर्टिकुलर स्टेट के साथ काम करेंगे, है ना. और सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नेशनल कैपिटल में काम करेंगे, वो सेंट्रल सर्विसेज होंगी. और पर्टिकुलर स्टेट में काम करेंगे लेकिन डेपुटेशन पे सेंटर भेजा जा सकता है, वो आपका ऑल इंडिया सर्विसेज होंगी. इसके अलावा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल अपॉइंटिंग द पीएम द प्रेसिडेंट सेलेक्ट, किसको सेलेक्ट करेंगे? तो या तो गठबंधन का नेता हो या फिर किसी पार्टी का जिससे कि सपोर्ट हो, मेजोरिटी हो लोकसभा की, उसे ही प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा. ये क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछ चुका है. और लास्ट क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चंस मेंस के, कि व्हाई डू यू थिंक इज एडवाइस एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, गिव योर आंसर इज नॉट मोर देन 100. चलो 100 शब्दों में ही लिख देना कमेंट्स में, ठीक है. मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी क्यों है? आप बताना कि किस तरीके से. आप कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी इसमें लिख सकते हैं 20-30 शब्द में कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्यों, या फिर अगर ये सिचुएशन मानी जाएगी तो क्या है, नहीं मानी जाएगी तो क्या है. द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव वेस्ट मैनी पावर इन द लेजिस्लेचर फॉर कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूटिव, व्हाई डू यू थिंक इट डू नेसेसरी टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव. संसदीय प्रणाली ने कार्यपालिका को नियंत्रित करने के लिए विधायिका को बहुत से अधिकार दिए हैं. एंड क्या आप सोचते हैं, ठीक है, बहुत से अधिकार दिए हैं, क्या आप सोचते हैं कि कार्यपालिका को नियंत्रित करना इतना जरूरी? हाँ भाई बिल्कुल जरूरी है, ठीक है. तो आज की क्लास में देखो हमने काफी कुछ पढ़ा, इंपॉर्टेंट क्लास थी ना. तो आज की क्लास में कार्यपालिका की हमने बात की. कमेंट कीजिएगा बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मैं चेक करूंगी आपके आंसर्स. तो हमने जाना कि कार्यपालिका जो है वह क्या है, ठीक है. संसदीय, अध्यक्षात्मक, अध्यक्षात्मक में क्या है, राष्ट्रपति की शक्ति क्या है, आर्टिकल 74(1) को हमने पढ़ा. वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल, मंत्रिपरिषद, इन सब की हमने चर्चा की. परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ब्यूरोक्रेसी की हमने चर्चा की, ठीक है. इसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको बताए, कार्यपालिका क्या है वो हमने देखा. यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे, इसको इस पर हमने चर्चा की, ठीक है. हर एक देश में अलग अलग तरह की कार्यपालिका अपनाई गई, जैसे कहीं पर पीएम की जगह पे चांसलर है, तो कहीं पर हेड ऑफ जो गवर्नमेंट है वह राजा है ना. वह क्या है, हायरार्की है, उसमें हेरिडिटरी पोजीशन से है. टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव में हमने पार्लियामेंट सिस्टम, सेमी प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट की बात की. पार्लियामेंट फॉर इंडिया,
ठीक है। सेमी प्रेसिडेंट मतलब श्रीलंका में जैसा है, प्रेसिडेंट मतलब यूएसए में जो है। कुछ क्वेश्चंस हमने देखे। भारत में संसदीय कार्यपालिका को हमने इसलिए अपनाया क्योंकि हम इसके अभ्यस्त हो गए थे और कार्यपालिका पर बेहतर नियंत्रण रखा जा सकता था और इसलिए हमने इसको अपनाया। हमारे पास अल्टरनेट में प्रेसिडेंट था लेकिन इसमें व्यक्ति पूजा का खतरा था, पर्सनैलिटी कल्ट का खतरा था, सो हमने इसको छोड़ दिया। इसके अलावा प्रेसिडेंट जो है औपचारिक प्रमुख होगा, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसकी सलाह से काम करेगा। लेकिन अगर कोई सलाह ऐसी होती है तो प्रेसिडेंट उसे पुनर्विचार के लिए भेजेगा, लेकिन घूम के दोबारा वापस आएगा तो फिर आपका बाउंड है, आपको मतलब बाध्यकारी देना पड़ेगा। ये आपके लिए होमवर्क है, वर्ड टू वर्ड याद कर लेना कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन की प्रणाली है वो इसका मतलब क्या हो सकता है। इसी पर कभी आपको टिप्पणी लिखने के लिए आ जाए, पॉसिबल है बच्चों, है ना। क्लियर है। चलो, रिमूवल के लिए, इम्पीचमेंट के लिए रिमूवल का बेसिक ग्राउंड क्या होगा? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में नेहरू जी की जो बात है वह हमने पढ़ी। राष्ट्रपति के विशेष अधिकार में हमने कुछ डिस्क्रिशनरी जो पावर्स है उसमें हमने वीटो पावर की बात की। पावर पॉकेट वीटो, नॉट अ पावर वीटो, ये पॉकेट वीटो है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। ज़्यादा लिखवाते ना समटाइम्स कोई वर्ड आगे पीछे हो जाता है। पॉकेट वीटो। पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस ने क्या दिया? पीएम की नियुक्ति का जो अधिकार है। ठीक है। एंड देन इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात की, जगदीप धनखड़। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात की, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल क्यों है? क्योंकि लोकसभा में विश्वास खोया तो गया, है ना। अगर एक मिनिस्टर के लिए आया तो सारे मिनिस्टर्स को रिजाइन किया, अगर मिनिस्टर एग्री नहीं है तो भी रिजाइन कर दो। पीएम जो है वह प्री एमिनेंट पोजीशन है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस पीएम के होने से है, इसलिए यहाँ पर तारों के बीच में चंद्रमा की संज्ञा दी जाती है। और ब्यूरोक्रेसी में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हैं बच्चों, पढ़ लेना इसको प्लीज, है ना। और क्या क्लासिफिकेशन है सिविल सर्विसेज का? ऑल इंडिया लेवल की सर्विसेज है, सेंट्रल है, स्टेट सर्विसेज है। ठीक है। इसके अलावा हमने कुछ क्वेश्चन देखे और चलिए इस तरह से आपकी क्लास खत्म होती है। सो थैंक यू सो मच। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंटिन्यू जो है बच्चों वह आप सभी बने रहें। चलिए तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। कमेंट जरूर कीजिएगा जो भी मैंने आपको होमवर्क किए हैं और जो भी आपकी राय है इस क्लास के बारे में। तो थैंक यू सो मच।